क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। दिव्या केसरी, जहां से ड्रॉप किया था वहां से पढ़ाई करना स्टार्ट करना बेटा। और हम लोगों ने बात करी थी विकास जो है इसके टोटल 4 भाग थे, जिसमें से ये पहला भाग हम पढ़ रहे थे कौन सा, जीवन की उत्पत्ति, है ना, और ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 4 भाग है, जिसमें पहला हम पढ़ रहे थे कौन सा, जीवन की उत्पत्ति। अब जीवन की उत्पत्ति जो कि इसके लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें से वो सिद्धांत जिसको हम आधुनिक सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत या रासायनिक सिद्धांत या ओपेरन हेल्डेन का सिद्धांत बोलते हैं, वो सिद्धांत जिसने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि भैया पहले हुआ रासायनिक विकास, फिर हुआ जैविक विकास, फिर हुआ क्या कार्बनिक विकास। रासायनिक विकास हम लोगों ने कल देखा था केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें 5 अवस्थाएं थी। सबसे पहले एटॉमिक स्टेज थी, परमाणु अवस्था थी, जिसमें पृथ्वी पर परमाणु मिल रहे थे। इन परमाणु में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिल रहा था, जो रिएक्ट करके अणु बना रहा था, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन, इस तरीके से अणु बन रहे थे, जिसमें हाइड्रोजन के अणु जो थे, हाइड्रोजन का अणु और साथ साथ हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर क्या बना दिया, जल बना दिया। इसी प्रकार अमोनिया बना दी। ये क्या बने थे, प्रथम अकार्बनिक यौगिक बने थे। फिर उसके बाद प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक कौन से बने थे कि कार्बाइड और नाइट्राइड। कैसे बने थे, कार्बाइड नाइट्राइड, कार्बन और एल्यूमिनियम धातु, नाइट्रोजन लिथियम मिलकर कार्बाइड नाइट्राइड बना रहे थे, और ये जल के साथ रिएक्ट करके प्रथम कार्बनिक पदार्थ बनाया था, वो क्या था, मीथेन। दूसरा बनाया था क्या, हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये सारी चीजें पृथ्वी पर थी और वर्षा जब आ रही थी, क्योंकि पृथ्वी का तापमान ज्यादा था, वर्षा जब आ रही थी तो समुद्र बन रहे थे, उन्हीं समुद्रों में ये सारी चीजें जा रही थी। अब ये आपस में रिएक्ट कर रहे थे, जिसके लिए ऊर्जा कहां से मिल रही थी, पराबैंगनी किरणों से, कॉस्मिक किरणों से, ज्वालामुखी से, और जो बिजली कड़क रही थी यानी लाइटनिंग जो रही थी उससे क्या मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी, और उसी एनर्जी को यूज में लेकर ये आपस में रिएक्ट करके तीसरी अवस्था लेकर आए, या मैं बोलूं सॉरी चौथी अवस्था लेकर आए, जिसमें सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, पेंटोज, हेक्सोसल्फर, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजन, क्षार, वसीयम, ये सारी चीजें बनी थी। इसके बाद यही आपस में रिएक्ट करके क्या बना दी थी, जटिल कार्बनिक यौगिक बनाया था, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना दिया, सरल कार्बोहाइड्रेट ने पॉलीसेकेराइड बना दिया, वसीयम ग्लिसरॉल ने लिपिड बना दिया, नाइट्रोजन, क्षार, फॉस्फेट, शर्करा मिलकर न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक अम्ल बना दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो अभी तक प्रोटीन बने थे उसमें कोई भी एंजाइमेटिक गतिविधियां नहीं हो रही थी। न्यूक्लिक अम्ल जो बना था, आरएनए बना था, डीएनए बना था, अभी देखेंगे, जो भी न्यूक्लिक अम्ल बना था उसमें प्रतिकृति की क्षमता नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि अभी तक कोई एंजाइम नहीं बना था जो प्रतिकृति करा सके। यहां तक हुआ था, और ये सारी चीजें किसमें मिली थी, प्राचीन समुद्रों में, जिसको नाम दिया गया था पूर्व जीवीय तरल या हॉट डाइल्यूट सूप, प्रीबायोटिक सूप, ये नाम किसने दिया था, हेल्डेन ने दिया था, ये गाढ़ा तरल था। यहां तक की बात हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था जैविक विकास। जैविक विकास के टोटल 4 चरण थे, जिसमें से सबसे पहला चरण जो था वो था जैविक विकास के 4 चरणों में सबसे पहला था प्रोटोबायोंट्स का निर्माण। सर प्रोटोबायोंट्स क्या थे, वही सारे सारे जटिल कार्बनिक पदार्थ मिलकर एक गुच्छे के रूप में पानी के अंदर बूंदों के रूप में मिल रहे थे, इन्हें हमने क्या नाम दिया था, प्रोटोबायोंट्स, यानी प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल वो जिसके अंदर प्रतिकृति की क्षमता नहीं थी, ये सारे मिलकर क्या बनाए थे, इस तरीके से गाड़ी बूंदे से बन गई थी, इनको हमने नाम दिया था प्रोटोबायोंट्स। इन्हीं प्रोटोबायोंट्स को ओपेरिन ने नाम दिया था, कोजरवेट्स फॉक्स ने नाम दिया था, माइक्रोस्फीयर डीमर ने नाम दिया था पुट्टिका। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था अगली अवस्था की क्या, इयोबायोंट्स की उत्पत्ति और साथ साथ प्रोटोसेल की उत्पत्ति। अब ये क्या होते हैं, इयोबायोंट हमने देखा था, इयोबायोंट क्या होता है ये समझने के लिए मैंने आपको 2 वर्ड बताया, एक प्रोग्रेसिव और एक रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जब सरल से जटिल चीजों का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, और जब जटिल से हम सरल चीज का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेशन। तो 2 प्रकार के विकास हो गए, एक हो गया प्रोग्रेसिव विकास, एक हो गया रेट्रोग्रेसिव विकास यानी पिछड़ना। यानी यहां पर जो हमने प्रोटोबायोंट्स बनाया था, जिसमें सारे के सारे क्या मिले थे, जटिल कार्बनिक पदार्थ, वो जटिल कार्बनिक पदार्थों में से सारे निकल गए, केवल 2 चीजें रह गई थी, क्या, एक आपका न्यूक्लिक एसिड रह गया यानी न्यूक्लिक अम्ल, और एक रह गया था प्रोटीन, यानी आपका न्यूक्लिक एसिड रह गया, प्रोटीन रह गया, बाकी सारी जो है हटा दिए गए हैं। ऐसा विकास क्या कहला रहा था, आपका रेट्रोग्रेसिव विकास कहला रहा था, याद रखना। अब ये जो संरचना बनी थी इसको हमने बोला था इयोबायोंट। क्या कुल मिलाकर हमने किसका निर्माण कर दिया था, इयोबायोंट का निर्माण कर दिया था। इयोबायोंट का हमने क्या कर दिया था, निर्माण कर दिया था। अब इयोबायोंट 2 चीजों से बना हुआ था, किससे, न्यूक्लिक अम्ल से, और हमें नहीं पता न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है, और दूसरा किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। अब ये 2 चीजें थी जो मिलकर क्या कहला रही थी, इयोबायोंट कहला रही थी। ठीक है, जिसमें से मान लो ये न्यूक्लिक अम्ल था और ये क्या था, ये प्रोटीन का आवरण है। ठीक है जनाब, यहां तक की बात हम लोगों ने करी थी, यहां तक की बात हम लोगों ने कल कर ली थी, कल रात तक जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने यहां तक की बात कर ली थी। ठीक है, हाँ जी, अब बताएं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल अब सर रिपीट कर दीजिए, मेरे भाई ऐसे मत बोल, मैं सारी चीजें रिपीट कर दी, हम कह रहे रिपीट कर दीजिए, पूरा रिपीट कर दिया यार, ऐसे मत बोल यार, वापस रिपीट कर दिया, सारा तो रिपीट कर दिया यार, कल की सारी चीजें रिपीट कर दिया, फिर बोला रिपीट कर दीजिए, ऐसे मत बोल यार। हाँ जी सर, पार्टी कब मिलेगी बेटा, पार्टी जो है जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा उस दिन मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, ओके चले, तो यहां तक की बात सभी को क्लियर बेटा। यहां तक हम लोगों ने किसका निर्माण कर दिया था, इयोबायोंट का निर्माण कर दिया था। इस इयोबायोंट में न्यूक्लिक अम्ल था और प्रोटीन था। अब हम क्या ला सकते थे, अच्छा हमने ये, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमने ये जो विकास किया था रेट्रोग्रेसिव विकास, ये क्यों किया था, रीजन जल्दी से बताइएगा, बताइए जल्दी से बताइएगा बच्चों, ये हमने विकास रेट्रोग्रेसिव क्यों किया था, किस लिए किया था ये रेट्रोग्रेसिव विकास। सर मंडे की छुट्टी है, नहीं बेटा कोई छुट्टी नहीं है। हाँ जी बताइए, ये हमने रेट्रोग्रेसिव विकास क्यों किया था। वेल डन एलियन, बहुत ही बढ़िया, रेप्लिकेशन के लिए या म्यूटेशन के लिए। सोचो कल मैंने आपको क्लास में बताया था, रात तक जब हम लोगों ने 9:30 बजे तक क्लास की थी, मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स, कहीं ना कहीं लिपिड्स नहीं आने दे रहे थे क्या म्यूटेशन, और हमें क्या लाना है म्यूटेशन, तो हमने उनको हटाया और केवल ये 2 चीजें रख दी थी। अब जरा सोचिए, अब इस न्यूक्लिक अम्ल में क्या आ सकता है सर, अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल जो है, अब इस न्यूक्लिक अम्ल में क्या आ सकता है सर, म्यूटेशन आ सकता है, और आया होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल जो था इसके अंदर क्या आया था, म्यूटेशन आया, और उस म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप ये न्यूक्लिक अम्ल के अंदर प्रतिकृति की क्षमता आ गई थी। इस म्यूटेशन के कारण क्या आ गई थी सर, प्रतिकृति की क्षमता आ गई थी। किसकी क्षमता आ गई सर, रेप्लिकेशन की पावर आ गई थी। अब इसके लिए कोई प्रूफ भी तो देखना पड़ेगा ना कि किसने बताया, कैसे बताया कि यहां पर जो न्यूक्लिक अम्ल था उसके अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता आ गई। अब ये न्यूक्लिक अम्ल कौन है, पहली बात तो क्या ये डीएनए है, क्या आरएनए, पहली बात तो ये। दूसरा, इसके अंदर प्रतिकृति की क्षमता कैसे आ गई, कैसे आ गई, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर यहां पर प्रतिकृति की क्षमता आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि म्यूटेशन हो गया होगा। अब 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, सर ये न्यूक्लिक अम्ल कौन था, डीएनए क्या आरएनए, और प्रतिकृति की क्षमता अगर आई है तो कैसे आई है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा। तो यहां पर अब आप काम देखेंगे किसका, 2 वैज्ञानिक, या मैं बोलूंगा 2 श्रेणियों में वैज्ञानिक। पहला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और ये नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, याद करिए नाम आप लोगों ने सुना हुआ था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, याद आ रहा है। पहला क्वेश्चन है बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि वो जो न्यूक्लिक एसिड जो है, वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कौन है, वो न्यूक्लिक एसिड कौन है, वो डीएनए है कि आरएनए है। तो ये बताया किसने, हरगोविंद खुराना ने ये बताया कि मेरे भाई सुनो, जो पहला न्यूक्लिक एसिड जो था वो आरएनए था, डीएनए नहीं था। न्यूक्लिक एसिड जो था वो आरएनए था, वो डीएनए नहीं था। बोलिए कैसे बताया, अब आप मुझे बताइएगा। हरगोविंद खुराना जी जो है, उन्होंने अपनी लैब में, किसमें, अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में, कोशिका के बाहर, किसके बाहर, कोशिका के बाहर यानी आउटसाइड सेल निर्माण कराने की सोची, निर्माण कराने की सोची। किसका निर्माण कराने की सोची सर, उन्होंने निर्माण कराने की सोची किसकी, आरएनए और डीएनए की। किसकी सोची, आरएनए और डीएनए का निर्माण कराने की सोची, है ना, कि भैया न्यूक्लियोटाइड्स डाल दो और देखो कि बनता है कि नहीं बनता। तो मेरे भाई आरएनए का निर्माण हो गया था, डीएनए का निर्माण नहीं हुआ। फोकस करना मेरे भाई, क्या बोला हमने, आरएनए का, सॉरी बट शायद ऑल्टमैन ने बताया था, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक बार पहले सुन लो चीज को। आरएनए का निर्माण हो गया, डीएनए का निर्माण नहीं हुआ, कहां, सब सेल के बाहर। तो आरएनए का निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण नहीं हुआ, इट मींस आपको इससे इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डीएनए का निर्माण आउटसाइड सेल अपने आप नहीं हो सकता। डीएनए को निर्मित करने के लिए एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम कौन होना चाहिए, कोशिका होनी चाहिए।
यही चीज यहां पर लिखी हुई है। क्या देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ है कि प्रथम न्यूक्लिक अम्ल आरएनए था। ये कैसे तय हुआ? हरगोविंद खुराना जी ने क्या किया, कोशिका के बाहर स्वयं संश्लेषित नहीं करवा पाए अपने आप। कौन? डीएनए अपने आप संश्लेषित नहीं हो पाया, लेकिन आरएनए जो है बिना कोशिका के अपनी लैब में उन्होंने संश्लेषित करा दिया था। और ये हमने जेनेटिक्स में भी देखा था, याद कर हम लोगों ने जेनेटिक्स में देखा था कहीं ना कहीं उन्होंने किसका निर्माण करा था, याद कर आरएनए का निर्माण किया था। याद कर कोडोन्स जोड़े थे, कहीं ना कहीं किसका निर्माण किया था, आरएनए का निर्माण किया था। हां सर किया था। एमआरएनए का निर्माण किया था। हां सर किया था। डीएनए का निर्माण नहीं कर पाए। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन पता लग रही है? सोचो, आप मुझे बताइए, क्या अभी तक हमने इस पृथ्वी पर क्या कोशिका का निर्माण कर दिया? तो इससे पहले वाली अवस्था जो थी ईओबायोंट से पहले वाली अवस्था प्रोटोबायोंट थी। क्या प्रोटोबायोंट में सेल बन गई? क्या ईओबायोंट में सेल बन गई? सोचो, क्या हमने सेल बना दिया? अभी तक सेल का फॉर्मेशन कर दिया? नहीं, सेल का अभी तक फॉर्मेशन नहीं किया। और बिना सेल के डीएनए का निर्माण नहीं हो सकता। यानी सेल एक माध्यम चाहिए डीएनए का निर्माण करने के लिए। तो जरा सोचिए, बिना सेल के कौन बन सकता है? आरएनए। डीएनए नहीं बन सकता। इस बिहाफ पर हम क्या कह सकते हैं? इस बिहाफ पर हम यही तो बोलेंगे कि भैया आरएनए बिना कोशिका के बन सकता है। और अभी तक यहां तक जो हमने विकास देखा, इस विकास में अभी तक कोशिका तो नहीं बनी है, ये संरचना बनी थी। और इस संरचना को हमने बोला ईओबायोंट। इस ईओबायोंट में ये जो न्यूक्लिक अम्ल होगा डेफिनेटली कौन हो सकता है? सर ये आरएनए हो सकता है, डीएनए नहीं हो सकता। क्या ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से मीनिंग समझ में आया? क्या कि मेरे भाई ये डेफिनेटली कौन होगा? आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो स्वयं प्रतिकृति नहीं कर सकता, या स्वयं उसका निर्माण अपने आप नहीं हो सकता बिना कोशिकीय माध्यम के। यानी कोशिका का होना अनिवार्य है अगर डीएनए का निर्माण करना है। ये कोशिका नहीं थी, ये तो एक न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन से बनी हुई संरचना थी। ये कोशिका नहीं थी, तो डेफिनेटली ये कौन रहा होगा? आरएनए रहा होगा। पहली बात। अब सर चलो ये तो ठीक है, ये आरएनए रहा, ये जो है सर ये आरएनए है। चलो ये तो हरगोविंद खुराना के एक्सपेरिमेंट से इतना पता लगा कि आरएनए है, लेकिन आरएनए प्रतिकृति कैसे कर गया? इस आरएनए में प्रतिकृति कैसे हो गई? तो ये समझाया आपके दूसरे चरण में वैज्ञानिकों ने, और वो कौन थे? तीन थे। एक थे जॉग, एक थे थॉमस कीच और एक थे ऑल्टमैन। ठीक है आकांक्षा सिंह, समझ में आया क्या? तीन वैज्ञानिक, जॉग, थॉमस कीच और ऑल्टमैन। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि भैया वो जो न्यूक्लिक अम्ल रहा होगा, जो आरएनए रहा होगा, उसमें प्रतिकृति कैसे हुई होगी, ये इन्होंने बताया। अब इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने एक ऐसा आरएनए खोजा 1980 में। इन तीनों ने एक ऐसा आरएनए खोजा, एक ऐसे आरएनए की खोज करी जो एंजाइमेटिक प्रकृति दर्शाता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा आरएनए जो एंजाइमेटिक प्रकृति दर्शाता है, जिसका नाम है राइबोजाइम। और ये राइबोजाइम आरएनए की प्रतिकृति भी कराता है। प्रोकैरियोट्स में ये कौन था? 23S आरएनए था। और यूकैरियोट्स में ये कौन था? सर यूकैरियोट्स में ये 28S आरएनए था। ये था राइबोजाइम, एक ऐसा एंजाइम जो कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन को प्रेरित करता है। किसके? आरएनए को। अब सारी चीजों को साइड में रख और वापस से पूरी बात सुन, ध्यान से सुन। देखिए हमने कल तक बात करी थी मेरे भाई कि हमने यहां पर क्या बना दिया था, ये प्रोटोबायोंट बनाया था। क्या था प्रोटोबायोंट? आपको याद आ रहा है? ये पानी के अंदर इतनी बड़ी बूंदें थी, इनको हमने बोला था प्रोटोबायोंट, जिसमें क्या मिल रहे थे? कई प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ मिल रहे थे, प्रोटीन्स थे, पॉलीसेकेराइड्स थे, लिपिड्स थे, न्यूक्लिक अम्ल थे। अब न्यूक्लिक अम्ल जिसके अंदर प्रतिकृति की क्षमता नहीं थी। अब हमने कैसा विकास कराया सर? रेट्रोग्रेसिव विकास कराया, जिसमें हमने सारी चीजों को हटा दिया, केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन को रहने दिया, ताकि उस न्यूक्लिक अम्ल में क्या आने की संभावना बढ़ सके? म्यूटेशन। कुछ ऐसा म्यूटेशन आए कि यहां पर किसका निर्माण हो जाए? एंजाइम का निर्माण हो जाए, है ना? एक ऐसा म्यूटेशन है जिससे एंजाइम का निर्माण हो जाए। अब वो म्यूटेशन यहां प्रोटीन में नहीं आया, वो म्यूटेशन किसमें आया? न्यूक्लिक अम्ल में आया। और ऐसा म्यूटेशन आया कि वो न्यूक्लिक अम्ल खुद एक एंजाइम की तरह कार्य करने लग गया। सर वो न्यूक्लिक अम्ल कौन रहा होगा? वो रहा आरएनए। ये किससे सिद्ध हुआ? सर हरगोविंद के एक्सपेरिमेंट से, कि विदाउट सेल डीएनए अपने आप संश्लेषित नहीं हो सकता, लेकिन आरएनए हो सकता है। तो सेल तो बनी नहीं है, तो इस बिहाफ पर डेफिनेटली न्यूक्लिक अम्ल कौन रहा? आरएनए रहा। सर इसमें रेप्लिकेशन कैसे आ गया? म्यूटेशन हुआ, जिससे खुद आरएनए एक एंजाइमेटिक प्रकृति दर्शाने लगा, खुद आरएनए का रेप्लिकेशन कराने लगा। ऐसे आरएनए को हमने क्या नाम दिया? राइबोजाइम। डन, क्लियर है यहां तक की बात? तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से, किससे? हरगोविंद खुराना के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से, और साथ साथ इन तीन वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से ये सिद्ध हो गया कि वो पहला न्यूक्लिक अम्ल कौन रहा? सर वो पहला न्यूक्लिक अम्ल आरएनए रहा, और उस आरएनए में रेप्लिकेशन भी हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, सोच समझकर मुझे कुछ चीजों के आंसर दीजिएगा फटाफट। सबसे पहले मैं यहां पर आपसे पूछता हूं आरएनए और डीएनए के कार्य। आप मुझे बताइएगा, क्या आरएनए एक एंजाइम की तरह कार्य करता है? क्या डीएनए एक एंजाइम की तरह कार्य करता है? बताओ, क्या डीएनए और आरएनए में से कौन एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है? सोचो, इनमें से कौन एंजाइम की तरह कार्य करता है? सर मतलब पहला न्यूक्लिक अम्ल राइबोजाइम रहा होगा। देखो पहला न्यूक्लिक अम्ल आरएनए रहा, उस आरएनए में चेंजेस आए जिससे राइबोजाइम बना, जो एक आरएनए था। ऐसे बोलो, हाँ जी बताओ, कौन है इनमें जो एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह कौन कार्य कर रहा है? कौन यहां पर एंजाइम की तरह कार्य कर सकता है? सर ये कर सकता है। क्या ये कर सकता है? नहीं। नेक्स्ट, इनमें से कौन आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य कर सकता है? सर आनुवांशिक पदार्थ की तरह कौन कार्य कर सकता है? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। इनमें से आनुवांशिक पदार्थ की तरह कौन कार्य कर सकता है? सर दोनों करते हैं। डीएनए भी आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है और आरएनए भी करता है। हाँ सर, यहां पर तो ये दोनों ही कार्य कर रहे हैं। आनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए भी हो सकता है, क्यों आरएनए नहीं होता? आरएनए आनुवांशिक पदार्थ में कार्य, ये बताने तो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, दोनों आनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं। नहीं याद नहीं आ रहा? आरएनए के प्रकार थे, याद कर, एक बोला था आनुवांशिक और एक बोला था आनुवांशिक, नॉन जेनेटिकल आरएनए, याद आ रहा है? दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताइएगा, इनमें से कौन है जो रिएक्टिविटी ज्यादा दर्शा रहा है? कौन है जो ज्यादा क्रियात्मक है? ज्यादा क्रियात्मक है। इनमें कौन है जो ज्यादा क्रियात्मक है? दिमाग लगा, इनमें से कौन है, इनमें से कौन है जो ज्यादा क्रियात्मक है? सोचो, इनमें से कौन ज्यादा क्रियात्मक है? सर आरएनए, ये क्रियात्मक थोड़ी ना है ना? अब इनमें से कौन है जिसमें स्टेबिलिटी कम है? सर इसमें स्थायित्व ज्यादा है कि कम है? सर स्थायित्व कम है, इसमें स्थायित्व ज्यादा है, इसमें स्थायित्व स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, जो भी चीज स्टार्टिंग में बनी होगी, अगर वो पहले स्टेबल हो जाएगी, सोचना, अगर इन दोनों में से जो भी चीज पहले बनी होगी, अगर वो स्टार्टिंग में स्टेबल होगी, तो क्या उसमें चेंजेस आने की संभावनाएं ज्यादा होंगी कि कम होंगी? सर चेंजेस आने की संभावनाएं, परिवर्तन आने की संभावनाएं क्या होंगी? यहां ज्यादा होंगी, और यहां पर परिवर्तन आने की संभावनाएं क्या होंगी? सर कम होंगी। अब अगर परिवर्तन कम आएंगे तो क्या कोई नई चीज उत्पन्न हो पाएगी? नहीं। परिवर्तन ज्यादा आएंगे तो नई चीजें यहां से इसके कारण उत्पन्न हो सकती है। हाँ सर, हो सकती है। आप मुझे बताइए, इनमें से संवाहक का कार्य कौन करता है? जरा सोचिए, इनमें से अच्छा संरचना कौन बनाता है? क्या ये संरचना बनाता है या ये संरचना बनाता है? दिमाग लगा,
सोच, इनमें से किसने संरचना बनाई? सोच, राइबोसोम कौन बनाता है? सर ये बनाता है। क्या ये संरचना बनाता है? नहीं सर। किसी अंग की संरचना बनाई थी, अंग की संरचना बनाई? नहीं सर, नहीं बनाई। अब तुम खुद देखो, ये आरएनए एंजाइम की तरह भी कार्य कर रहा है, ये आनुवांशिक पदार्थ की तरह भी कार्य कर रहा है, ये ज्यादा क्रियात्मक भी है, इसमें स्थायित्व कम भी है। स्थायित्व अगर कम होगा तो परिवर्तन ज्यादा आएंगे, ये संरचना भी बनाएगा। मेरे भाई, आप इस पृथ्वी पर जो पहला आनुवांशिक पदार्थ लाना चाहोगे वो कैसा लाना चाहोगे? क्या वो स्टेबल लाना चाहोगे कि पहले स्टेबिलिटी आ जाए ताकि परिवर्तन कम आए? है ऐसा चाहोगे कि पहला कैसा लाना चाहोगे? सर ऐसा आनुवांशिक पदार्थ जिसमें स्टेबिलिटी कम हो, ताकि वो बार बार चेंज हो तो नई नई चीजें बने, नई नई चीजें बने। हाँ जी सर, डीएनए का तीसरा पॉइंट सही कर दीजिए। ज्यादा क्रियात्मक। बेटा ये ज्यादा क्रियात्मक होता है, आरएनए ज्यादा क्रियाशील होता है, डीएनए ज्यादा क्रियाशील होता है क्या? हाँ जी। अच्छा, म्यूटेशन आने की संभावना किसमें है? सर म्यूटेशन ऑलरेडी यहां पर लिख दिया, परिवर्तन यहां पर लिख दिया, तो बार बार म्यूटेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, डीएनए भी तो एंजाइम की तरह कार्य करता है। डीएनए, अरे भैया, डीएनए पॉलीमरेज जो नाम जो था, क्या वो डीएनए था? सोचो, कौन सा बालक कह रहा है सर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए था? बेटा डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो प्रोटीन प्रकृति का था। कभी भी कोई भी, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तूने जैव चैप्टर पढ़ लिया, तूने सब कुछ पढ़ लिया, तूने प्रोटीन पढ़ लिया, तूने एक स्टेटमेंट पढ़ी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। सारे के सारे एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट वन एंजाइम, दैट इज राइबोजाइम। क्या कभी ऐसा मैंने बोला कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, जो एक क्या है आरएनए है? कोई और एग्जांपल बोला कि जो डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए? अरे हमने डीएनए पॉलीमरेज जो नाम लिया है वो ये थोड़ा कि डीएनए पॉलीमरेज वो डीएनए, अरे डीएनए पॉलीमरेज ये नाम लिया कि एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन प्रकृति का, जो डीएनए पर काम कर रहा है? हाँ, तो सर राइबोजाइम का बॉन्ड बनाता है। बिल्कुल, राइबोजाइम बेटा आपका प्रतिकृति भी कराता है, याद रखना, ये भी याद रखना कि राइबोजाइम जो होता है, ये राइबोजाइम, ये जो 23S है, ये जो ये वाले एंजाइम जो होते हैं, हाँ जी, ये आपकी क्या कराते हैं? प्रतिकृति भी कराते हैं, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। डन, क्लियर है? हाँ जी, चलो डन। तो आप मुझे बताइएगा, इन सारी बिहाफ पर, इन सारी चीजों को सुनने के बाद, समझने के बाद आप मुझे बताइए प्रथम आनुवांशिक पदार्थ क्या रहा? और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ में, हरगोविंद खुराना के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ में कि आरएनए बिना कोशिका के नहीं बन सकता, डीएनए बिना कोशिका के नहीं बन सकता, आरएनए बन सकता, और पहले कोशिका नहीं बनी थी, न्यूक्लिक अम्ल बन चुका था, तो डेफिनेटली वो कौन होगा? आरएनए होगा। सर वो आरएनए रेप्लिकेशन कैसे कर पाया? इन जॉग, थॉमस कीच और ऑल्टमैन, इन तीन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एंजाइम बताया जो आरएनए का रेप्लिकेशन करा सकता है, जिसका नाम है राइबोजाइम। उस बिहाफ पे ये सोचा गया कि अच्छा राइबोजाइम आरएनए का रेप्लिकेशन करा सकता है, हाँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं म्यूटेशन से क्या बना होगा? राइबोजाइम बना होगा। न्यूक्लिक अम्ल में म्यूटेशन आएगा जिससे राइबोजाइम बना होगा, जिसने आरएनए का क्या कराया होगा? रेप्लिकेशन कराया होगा, और जीवन का एक संकेत पैदा होएगा। क्या होएगा? जीवन का एक संकेत पैदा होएगा। जीवन का, मेरी बातों को ध्यान से सुनना मेरे भाई, जीवन का एक लक्षण पैदा हुआ। जीवन का, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जीवन का एक लक्षण पैदा हुआ। कल मैंने तेरे से पूछा था कि मेरे भाई जीवन कब बोलेंगे कि जीवन आ गया? कब बोलेंगे कि जीवन जो है वो पैदा होने वाला है? कब आएगा जीवन? जब उसमें प्रतिकृति की क्या आ जाए? क्षमता आ जाए, तभी तो बोलेंगे ना। जब क्या आ जाए? रेप्लिकेशन की पावर आ जाए किसमें? आनुवांशिक पदार्थ में, तभी तो बोलेंगे क्या आ गया है? सर जीवन का एक संकेत पैदा हो गया, जीवन का एक लक्षण पैदा हो गया। क्या? न्यूक्लिक अम्ल में क्या होने लग गया? रेप्लिकेशन होने लग गया। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इस ईओबायोंट को जीवन का प्रथम संकेत बोल सकता हूं? ये जो ईओबायोंट जो किससे बना हुआ है? न्यूक्लिक अम्ल। जो न्यूक्लिक अम्ल डेफिनेटली क्या रहा होगा? आरएनए रहा होगा, प्लस प्रोटीन वहां पर मिल रहा होगा, प्रतिकृति करने की क्षमता उसमें आ चुकी है। डेफिनेटली ये ईओबायोंट को हम क्या बोलेंगे? जीवन का प्रथम रूप नहीं बोलेंगे, ना, जीवन का प्रथम संकेत, जीवन का प्रथम कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया। क्या आ गया? सर रेप्लिकेशन आ गया। तो याद रखना, नीट में प्रश्न पूछा गया है, जीवन का प्रथम संकेत कौन था? बेटा जीवन का प्रथम संकेत जो था वो किसको बोला जाता है? ईओबायोंट को बोला जाता है, जो एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर थी जो 3.9 से 4 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुई थी। एक सिम्टम नहीं बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। क्या? एक लक्षण, एक संकेत पैदा हुआ जीवन का। क्या जीवन पैदा हो गया? क्या जीवन आ गया? नहीं, अभी जीवन नहीं आया। जीवन कब आएगा? जब एक प्रॉपर कोशिका बनेगी। क्या हमने कोशिका बनाई? नहीं, लेकिन वो जो कोशिका बनने वाली है, जो जीवन बनने वाला है, उसका एक संकेत यहां पर आ चुका है। क्या? न्यूक्लिक अम्ल में प्रतिकृति स्टार्ट हो गई थी। ये था जीवन का प्रथम संकेत, जो किस रूप में था? ईओबायोंट के रूप में था। वर्ष याद रखना मेरे भाई, ये जरूर भूल मत जाना। 3.9 से 4 बिलियन वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ था? जीवन के प्रथम संकेत का। जल्दी से आंसर बता। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी? हाँ जी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई? सर 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई? सर 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। जीवन का प्रथम संकेत कितने वर्ष पूर्व पहले हुआ? 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। क्या ये तुम अपनी कॉपी में लिख सकते हो? सोचो मैंने क्या क्या चीजें बोली। मैंने आपसे बोला, जल्दी से मुझे बताओ, मैंने आपसे बोला ब्रह्मांड की उत्पत्ति 3 उत्पत्ति हमने देखी अभी तक। यहां पर एक ब्रह्मांड देखा, एक हमने देखी पृथ्वी, और एक हमने देखा भी ईओबायोंट। ठीक है, क्या बोला? ब्रह्मांड 20 भैया, पृथ्वी 4.5 भैया, ईओबायोंट 4 भैया। सिंपल सी चीज। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पूर्व, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, ईओबायोंट की उत्पत्ति 4 बिलियन वर्ष पूर्व। ईओबायोंट क्या था? जीवन का प्रथम संकेत था। याद रखना, जीवन का प्रथम संकेत था। कैसे प्रथम संकेत था? कि इस ईओबायोंट के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड था, उस न्यूक्लिक एसिड में क्या आ गई थी? प्रतिकृति की क्षमता आ गई थी। इसलिए हमने इस ईओबायोंट को क्या बोला? जीवन का प्रथम संकेत। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे इतनी सी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर 4000 लिखा है अर्थ का। नहीं बेटा देवदक्ष, मैं उस दिन भी आपको बता चुका हूं कि क्या मिस्टेक्स है हिंदी मीडियम में, ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। ठीक है, ये चीज याद रखना, भूल मत जाइएगा, ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आपसे कितने बच्चों ने ये नाम सुना है? वायरस। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सुना हुआ। वायरस कैसी स्ट्रक्चर होती है? वायरस कैसी स्ट्रक्चर होती है? सर BYA क्या है? संजू बेबी BYA, संजू बेबी पूछ रहा है BYA क्या है? बताओ अब। अरे घोचुलाल। अजर अमीन पूछ रहा है सर प्रोटोबायोंट क्या है? बताओ रे, बताओ। अभी डांट खाने का काम करते हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल डांट खाने का काम करते हैं, बहुत अच्छा डांट खाने का काम करते हैं। क्लास लेते नहीं है, बिना क्लास लिए क्लास को ड्रॉप कर देते हैं। कल की क्लास ली नहीं, आज की क्लास में आ गए, फिर पूछेंगे प्रोटोबायोंट क्या है। परसों की क्लास में लेक्चर 1 लिया नहीं, फिर बोलेंगे सर ये BYA क्या है ना? अजर अमीन, है ना संजू बेबी? लेक्चर 1 संजू बेबी आपने लिया नहीं, लेक्चर 2
अजरामीन आपने लिया नहीं, और फिर क्लास में पूछ रहा सर बीवाईए क्या है, सर ये प्रोटोबायोन्ट्स क्या है? बेटा बीवाईए मींस बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन वर्ष पूर्व, और प्रोटोबायोन्ट क्या था? जटिल कार्बनिक पदार्थों का समूह था। ठीक है बेटा, क्लास लिया करो। हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। वायरस क्या है बेटा? क्या हम वायरस को एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर सर हिंदी में न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना। सर आज आप डांटोगे? नहीं, आज मैं नहीं डांटूंगा, आज मेरा व्रत है डांटने का, आज मैं नहीं डांटूंगा, आज मेरा हैप्पी बर्थडे तो बिल्कुल नहीं डांटूंगा मैं तुमको। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताओ न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर या न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संरचना जो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है न्यूक्लिक एसिड और एक होता है प्रोटीन। अब आप मुझे बताइएगा क्या जो ईओबायोंट जो था, सोच मेरे भाई, क्या ईओबायोंट एक वायरस के जैसी स्ट्रक्चर है? सोचो, क्या ये ईओबायोंट इज लाइक वायरस? ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ध्यान से सुन लेना। क्या ईओबायोंट एक वायरस के जैसी संरचना नहीं है? कैसे सर? अरे भैया ईओबायोंट कौन था? अभी तूने पढ़ा, ये ईओबायोंट कौन था मेरे भाई? ये ईओबायोंट, ये हु इज दिस ईओबायोंट मेरे भाई? ये ईओबायोंट कौन था? कहां गया ये ईओबायोंट कौन है? सर ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना, जो न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन समझ। इट मींस कहीं ना कहीं आपने एक वायरस की उत्पत्ति कर दी है। नहीं, अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई बच्चे सोचते हैं ईओबायोंट वायरस था। ना 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 ना, कान खोलकर सुन लीजिएगा मेरी बात को, कान खोलकर, कानों को खोलकर, दिमाग को खोलकर सुनना। क्या कि ईओबायोंट इज नॉट वायरस? क्यों सर? ईओबायोंट तो न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ईओबायोंट भी तो न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो वो वायरस नहीं? नहीं 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 मेरे भाई, नहीं मुन्ना, ये ईओबायोंट वायरस के जैसी संरचना थी, बट वायरस नहीं थी। क्या सर समझ नहीं आया? मैंने बोला ये वायरस के जैसी तो है, लेकिन वायरस नहीं है। क्यों सर? किस लिए सर? आप मुझे बताइएगा, क्या वायरस, दिमाग लगाइए, क्या वायरस गुणन करता है, वृद्धि करता है? क्या करता है आपके हिसाब से? आंसर सोच समझकर मुझे बताना। वायरस जो होते हैं वो गुणन करते हैं या वृद्धि करते हैं? आंसर मुझे बताइएगा। बता रहा हूं इंडियन सचिन, रुक जा बता रहा हूं, बताओ बताओ जल्दी से, राज कश्यप जल्दी से मेरे भाई, फटाफट मुझे बताओ, वायरस जो होते हैं वो गुणन करते हैं कि वृद्धि करते हैं? सर नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, मेरे को पता है, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए सुन लो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। वायरस जो होते हैं वो गुणन करते हैं कि वृद्धि करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि ग्रोथ करते हैं? हाँ जी, तो मोना साहू, मैं बस ये देखना चाहता था कि कौन सोच समझकर आंसर लगाएगा। और कोई? हाँ, मंतशा सैफी और रंजीत शौर्या, और चलो ये तीन एक बच्चे थे जिन्होंने आंसर दिया सर वृद्धि करते हैं। बेटा वायरस कभी भी ग्रोथ नहीं करते हैं। ग्रोथ का मतलब आकार में बढ़ना। क्या कभी सुना है कि ये वायरस था और ये वायरस जो है सर ऐसा हो गया? क्या कभी सुना है वायरस की वृद्धि हुई है? नहीं बेटा, वायरस कभी भी वृद्धि नहीं करता, वायरस कभी भी वृद्धि नहीं करता है। तो क्या करता है वायरस? सिर्फ और सिर्फ क्या करता है मेरे भाई? गुणन करता है, गुणन करता है। याद रखना, वायरस हमेशा क्या करता है? अपनी संख्या बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, एक सेल के अंदर जाकर अपनी ही जैसी कॉपीज बनाता है। मेरी वर्ड को ध्यान से सुनना, क्या वायरस तेरी सेल के अंदर जाएगा, तेरी सेल को नुकसान पहुंचाएगा और खुद की संख्या बढ़ाएगा। वायरस कभी भी ग्रोथ नहीं करता, हमेशा क्या करता है? गुणन करता है। अब इधर सुन सर, ठीक है, एक कंसेप्ट हमको ये समझ में आ गया कि वायरस कभी भी वृद्धि नहीं करता, कभी भी ग्रोथ नहीं करता, केवल क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है, गुणन करता है, डुप्लीकेशन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है सर, अब बात जो आ रही थी कि सर ये जो ईओबायोंट है, हम इसको वायरस क्यों नहीं बोल रहे? भाई ईओबायोंट भी तो एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना, ये भी तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जैसे वायरस बना हुआ। फिर हम इस ईओबायोंट को वायरस की जैसी संरचना बोल रहे हैं, वायरस नहीं बोल रहे। क्यों 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 सर? इसीलिए क्योंकि ये ईओबायोंट गुणन नहीं कर सकता था। क्या ये ईओबायोंट जो बना था ये गुणन नहीं करता था? क्या नहीं करता था सर? गुणन नहीं करता था। अब आप मुझे बताइए, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो दिखने में तो वायरस के जैसी है, लेकिन क्या वायरस का फीचर दिखा रही है, वायरस का लक्षण दिखा रही है, वायरस की तरह गुणन कर रही है? नहीं कर रही। तो बता, मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जो वायरस के जैसी तो थी, लेकिन प्योर वायरस नहीं थी, पूर्ण रूप से ये वायरस के जैसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये गुणन नहीं करती थी। आई बात समझ में? मीनिंग समझ में आया? अब आगे बढ़े। अभी रुक जा, अभी एक और चीज बतानी है। ये ईओबायोंट का एक फीचर और था। क्या सर? ये ईओबायोंट एक और लक्षण दिखाता था। क्या लक्षण दिखाता था? इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये ईओबायोंट जो था ना, ये एक लक्षण दिखा रहा था। अब क्या लक्षण दिखा रहा था? ये समुद्र है, मान ले, इस समुद्र के अंदर ये ईओबायोंट है जिसमें आरएनए है और प्रोटीन है। ठीक है गुरुजी, आरएनए है, प्रोटीन है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर थी। अब इनमें से एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर को मैं बाहर निकालकर दिखा रहा हूं। मान ले ये प्रोटीन का आवरण है और ये इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल था, आरएनए। ठीक है, अब मैंने तेरे से क्या कहा, ध्यान से देखना। मान ले इसका इतना सा भाग टूट गया, इतना सा भाग क्या हो गया? टूट गया है। क्या हो गया? टूट गया है। इतना सा भाग जो है वो टूट गया है। ठीक है, इतना सा भाग क्या हो गया बेटा? टूट गया। ये वाला जो भाग जो था ये टूट गया। चलो जी, इतना सा भाग क्या हो गया? टूट गया। अब क्या ये भाग, ये जो टूटा हुआ भाग जो था, जिसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर ये टूटा हुआ भाग है, ये भाग टूट गया है। इस ईओबायोंट का इतना सा भाग क्या हो गया? टूट गया है ना। ये ईओबायोंट से ये वाला भाग क्या हो गया? इतना सा भाग क्या हो गया? टूट गया है। ठीक है सर, अब क्या ये टूटा हुआ भाग क्या करता है? क्या ये ईओबायोंट सक्रिय है कि निष्क्रिय है? सर जब ये ईओबायोंट का कोई टुकड़ा अलग हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ध्यान से सुनना, कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन 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 जब ये, इधर देखना, जब ये किसी दूसरे ईओबायोंट के संपर्क में आता है, क्या ये किसी दूसरे ईओबायोंट के संपर्क में आया, ये मान लो कोई दूसरा ईओबायोंट है, ये कोई दूसरा ईओबायोंट है, ये कोई दूसरा ईओबायोंट है, इसके संपर्क में जब आएगा, इसके संपर्क में जब आएगा तो इसके साथ ये फ्यूज्ड हो रहा था। इसके साथ क्या हो रहा था? ये इसके साथ ये फ्यूज्ड हो रहा था। अब आप मुझे बताइएगा, क्या यहां पर तुमको गुणन होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या क्या यहां पर कोई गुणन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि गुणन हो गया? नहीं, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? एक निष्क्रिय भाग, एक निष्क्रिय भाग, एक निष्क्रिय भाग दूसरे ईओबायोंट के साथ जुड़कर उसके साथ सक्रिय रूप में बदल रहा है। क्या ऐसा वायरस में होता है? क्या ऐसा वायरस में होता है? अर्सला पेशेंस नहीं है?
क्या ऐसा वायरस में होता है कि वायरस तुम्हारे बाहर था, निष्क्रिय, वायरस तुम्हारे अंदर गया, सक्रिय? होता है ऐसा? नहीं होता। सुना नहीं है? When virus present outside the body they are inactive, when they comes inside the body they get active। नहीं सुना? ये जो भाग जो था जब इस ईओ बाइंड से अलग हो गया तो कैसा हो गया? निष्क्रिय, लेकिन दूसरे ईओ बाइंड से जुड़ा कैसा हो गया? सक्रिय। हाँ सर, ये तो वायरस जैसा एक लक्षण दिख गया, लेकिन क्या ये वायरस है? सर वायरस के जैसा हमें एक लक्षण तो दिख गया, वायरस की जैसी संरचना तो दिख गई, लेकिन फिर भी हम इसको वायरस बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्यों? इसलिए जनाब, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये गुणन नहीं कर पा रहे थे, ये गुणन नहीं कर पा रहे थे, अपनी संख्या नहीं बढ़ा पा रहे थे, इसीलिए हम इनको वायरस नहीं बोलते, वायरस के जैसी संरचना बोलते हैं। इतना सुनने समझने के बाद में जरा इधर देखिएगा, लास्ट में एक चीज दिख रही है, गोल्डन की पॉइंट्स, और इन गोल्डन की पॉइंट्स में आपको एक वर्ड दिख जाएगा। एक काम करिए, ऊपर से लेकर नीचे तक मत देखिएगा, केवल इस बिंदु को पढ़िएगा, ये वाला बिंदु, केवल इस बिंदु को पढ़िए जो मैंने यहां पर, हाँ एक काम कर देता हूं, ये कर देता हूं, केवल इतने से बिंदु को पढ़िएगा, ये वाला, इतना सा बिंदु पढ़िए जो यहां पर लिखा हुआ, बस। क्या हो गया भैया, यार रोज की रोज नेट खत्म हो जाता है इनका। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोटोसेल। अभी प्रोटोसेल मत देखना, अभी प्रोटोसेल क्या है वो भी आएगा, अभी ईओ बाइंड पर फोकस करना। ईओ बायोन से कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन के टुकड़े जल में स्वतंत्र होकर अक्रिय हो जाते हैं। अक्रिय मतलब निष्क्रिय, जिनको ये नहीं पता अक्रिय का मतलब क्या होता है, क्रिया तक खत्म हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अक्रिय या निष्क्रिय बोलते हैं। ठीक, तो ईओ बायोन से कुछ न्यूक्लिक प्रोटीन यानी ईओ बायोन का कुछ टुकड़ा अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया, कैसा हो गया, निष्क्रिय हो गया। लेकिन वही टुकड़ा जब किसी अन्य ईओ बायोन में प्रवेश करता है तो पुनः सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार वर्ड पर देख के लिखा हुआ है, इस प्रकार वायरस के समान संरचनाओं का निर्माण हुआ था। क्या? वायरस के समान, नॉट वायरस, वायरस के जैसी संरचनाओं का निर्माण हुआ था। सर ये इवोल्यूशन कैसा हो रहा था? सोच, प्रोटोबायोंट से ईओबायोंट बनाया, कैसा इवोल्यूशन था सर? ये रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन था, प्रतिगामी विकास था। एक होता अनुगामी और एक होता प्रतिगामी, अनुगामी प्रोग्रेसिव, प्रतिगामी रेट्रोग्रेसिव। सर टूटा कैसे? टकरा गया भाई, टूट गया, टकरा कर टूट गया, धड़ 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 टक्कर लग रही है, टूट गया। डन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। वापस आ जाते अपने टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे थे, कहां गया। हाँ, सो यहां तक हम लोगों ने बात करी थी यहां पर कि ये वायरस के जैसी, किसके जैसी मेरे भाई? वायरस के जैसी संरचना थी, बट वायरस नहीं थी, वायरस के समान संरचना थी। अब आप बोलेंगे सर इसने वृद्धि करी थी क्या? ये गुणन कर रहा था, क्या कर रहा था? अभी रुक, देख मैंने, देख सिंपल सुन, खाली पेज लिया था, देख मैंने प्रोटोबायोंट से ईओबायोंट बना दिया है। दिस इज प्रोटोबायोंट और ये मैंने ईओबायोंट बना दिया है। प्रोटोबायोंट में क्या क्या था? सर जी लिपिड था, सर जी प्रोटीन था, सर जी कार्बोहाइड्रेट था, सर जी न्यूक्लिक एसिड था, लेकिन उस न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन नहीं था। ठीक है, कोई भी प्रोटीन के अंदर एंजाइम की तरह कार्य करने की क्षमता नहीं थी। दिस इज प्रोटोबायोंट। इस प्रोटोबायोंट से हमने क्या बनाया सर? ईओबायोंट, जिसमें केवल सर प्रोटीन था और न्यूक्लिक एसिड था, और न्यूक्लिक एसिड जो था वो कौन था? आरएनए था, जिसमें रेप्लिकेशन की पावर आ चुकी थी, यानी ये जीवन का प्रथम संकेत पैदा हो चुका था। अब सर आगे क्या होगा? ये ईओबायोंट वृद्धि करेगा, गुणन करेगा, अजी करेगा क्या? मैंने कहा रुक जा, आएगा भी, यहां तक की कहानी थी, हमने ईओबायोंट बना दी। अब इसके बाद क्या होगा? सर ये सब पृथ्वी पर हुआ था? नहीं बेटा, हमारे टकले पर हुआ था। कैसी बात कर रहे हो मुस्कान? है ये सब पृथ्वी पर हुआ था? नहीं बेटा, ये हमारे सिर पर हुआ था। कैसी बातें करते हो यार, कैसी है? सर यहां पर प्रोटोसेल क्यों लिखा हुआ है? अभी आएगा। मैंने कहा रुक जा यार, तनिक रुक जा, वेट कर, यहां तक की बात डन। चलें आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमने ईओबायोंट बना दिया। नाउ व्हाट इज ईओबायोंट? सर दिस इज ईओबायोंट। ये आरएनए, ये प्रोटीन का आवरण, ये था हमारा ईओबायोंट। ठीक है, अब क्या होगा? सर जीवन को आगे बढ़ाना नहीं है क्या? सर जीवन का संकेत तो आ गया। मैंने कहा तो अब फाइनली कोशिका बनाते हैं यार? नहीं, हाँ सर बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा अब क्या होगा? अब ये जो ईओबायोंट जो है, इस ईओबायोंट में देखना कुछ चेंजेस आते हुए तुमको दिखाई देंगे। क्या सर, क्या चेंजेस आ रहे हैं? सोच समझकर देखकर मुझे बताना। इस ईओबायोंट की प्रोटीन की जो स्तर जो थी, उस प्रोटीन की स्तर के बाहर लिपिड्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, मेरे भाई ये प्रोटीन, ये न्यूक्लिक एसिड, ये तो न्यूक्लियर प्रोटीन संरचना, सेम टू सेम यहां पर भी ये प्रोटीन, ये न्यूक्लिक एसिड, लेकिन अब यहां पर क्या डिपॉजिट हो गया? सर जी यहां पर ये डिपॉजिट हो गया, कौन? हमारा लिपिड हो गया। सर लिपिड कहां से? अरे प्राचीन समुद्रों में नहीं है क्या? हैगा ना, हाँ है। तो वो लिपिड इसके चारों तरफ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। आप मुझे बताइए, ये लिपिड जब स्टार्ट हो जाएगा डिपॉजिट होना, ये लिपिड इस तरीके से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे भाई मेरे बंधु, हेलो ध्यान से सुन। अगर ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो पहले सोच, क्या वापस से प्रोग्रेस स्टार्ट हुई या रेट्रोग्रेसिव चीज हुई? सोच, यहां से यहां अब क्या वापस से तूने सरल से वापस से जटिलता की ओर बढ़ रहा है? फिर से तू सरल से जटिलता की ओर बढ़ रहा है, यानी वापस से कौन सा इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा? सर प्रोग्रेसिव। वापस से कौन सा विकास स्टार्ट हो जाएगा? सर प्रोग्रेसिव स्टार्ट हो गया। भैया दो चीज या तीन आ गई है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। सेल चैप्टर तूने पढ़ा है ना? हाँ सर, बता मुझे, तेरी सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? बता, अरे बता, तुम्हारी सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? बताओ जरा जल्दी से। वेल डन। तुम्हारी सेल में आउटर मोस्ट लेयर का, कोशिका की सबसे भारी परत का नाम क्या है? एक बालक कह रहा था कोशिका भित्ति। वाह बेटा वाह, हम है क्या पादप? हमारे अंदर मिलती कोशिका भित्ति। वाह ओए होए जबरदस्त। एक कह रहा ग्लाइकोकैलिक्स। आहा रमेश, हमारे अंदर ग्लाइकोकैलिक्स मिलती है। हम स्पाइडरमैन है, हम आयरन मैन है, हमारे अंदर ग्लाइकोकैलिक्स मिलती है। वेल डन, गजब। जुगनू कह रहा है सर हमारे अंदर ग्लाइकोकैलिक्स मिलती है। वाह बेटी वाह, गजब, क्या तोहफा देते हो यार तुम हमको हैप्पी बर्थडे का। वाह मेरे भाई, क्या मिल रही है? ग्लाइकोकैलिक्स मिल रही है। कह रहा है सर सेल वॉल मिल रही है। मजा आ गया, जिंदगी का आनंद आ गया यार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिलती नहीं है हमारे अंदर, कोशिका झिल्ली तो मिलती नहीं, हम जंतु थोड़ी ना है, हम तो पादप हैं, हम तो जीवाणु हैं, है ना।
एक बच्चे ने नाम लिखा हुआ तो वो जानता है, ये चीज सुनकर उसको याद आ जाएगी, पार्थ सर का जीवाणु है, याद आ गया मेरे बेटे। हाँ भाई, सो मैं भूलता नहीं हूं आसानी से चीजें। जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर कुल मिलाकर क्या एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जैसी संरचना डेवलप हो रही है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। क्या तेरे को यहां पर दिमाग लगा, क्या तेरे को यहां पर एक प्लाज्मा झिल्ली जैसी संरचना बनती हुई दिखाई दे रही है? सोचो, क्या ये प्लाज्मा झिल्ली जिसमें लिपिड भी आ गया, जिसमें प्रोटीन भी आ गया, यानी क्या ये एक आवरण सा बनेगा? हाँ सर। उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल है? हाँ सर। क्या ये कोशिका है? बोलो, क्या ये कोशिका है या कोशिका का एक रूप तैयार हो गया? क्या ये वास्तविक कोशिका है? नहीं सर। लेकिन कोशिका का एक रूप तैयार हो गया है। क्या ये ट्रू सेल है? नहीं सर, ट्रू सेल तो नहीं है, लेकिन उसका एक रूप तैयार हो गया। हाँ सर, उसके जैसा एक रूप तैयार हो रहा है। हाँ सर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोसेल। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोसेल बोलते हैं, और इसे बोला जाता है जीवन का प्रथम रूप। ये क्या था सर? जीवन का, ये क्या था? जीवन का प्रथम, ये क्या था सर? ये जीवन का प्रथम संकेत था, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, जीवन का प्रथम संकेत था। और ये जीवन का प्रथम स्वरूप बोल दो या रूप बोल दो, स्वरूप या रूप था कौन? प्रोटोसेल। एक सेल के बनने की शुरुआत हो चुकी है इसके बनने से। क्यों? क्योंकि लिपिड प्रोटीन के डिपोजिशन से क्या बनेगी? झिल्ली जैसी संरचना बनेगी, अंदर कोशिका द्रव्य बनेगा, अंदर फिर धीरे धीरे चीजें चेंजेस होंगी, और फाइनली क्या बनेगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये था जीवन का प्रथम स्वरूप, ये था जीवन का प्रथम संकेत। बेटा, इसका निर्माण कितने साल पहले? 4 भैया। और इसका निर्माण कितने साल पहले मेरे भाई? इसका निर्माण 3 भैया पहले। कितने भैया? 3 भैया। कितने भैया? प्रोटोसेल जीवन का प्रथम रूप ये निर्मित हुआ था 3 भैया पहले। कितने भैया? 3 भैया। ठीक है भैया, कितने भैया? 3 भैया, 4 भैया। अब मैं यहां पर भी तो लिख सकता हूं। मैंने यहां पर क्या क्या चीजें लिखी, जरा सोच। मैंने यहां पर ये चीजें लिखी थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति, फिर उसके बाद हमने लिखा था ईओबायोन्ट्स की उत्पत्ति, जीवन का प्रथम संकेत। ठीक है जी, अब हम क्या लिखेंगे? प्रोटोसेल। प्रोटोसेल कितने भैया? 3 भैया। और ये कौन है? जीवन का प्रथम रूप। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई? यहां तक की बात क्लियर है? डन डना डन। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा बिंदु। डन। अब आप मुझे बताइए, क्या ये प्रोटोसेल, क्या ये कोशिकीय है? क्या ये वास्तविक कोशिका है? सोचो, क्या ये प्रोटोसेल वास्तविक कोशिका है? नहीं सर। है क्या? क्या प्रोटोसेल वास्तविक कोशिका है? क्या एक सेल है? नहीं सर, अभी सेल थोड़ा ना बनाई है हमने, सेल का एक गठन करा, मतलब सेल अभी बनी नहीं है ना। जैसे होता है ना कि यार अभी एक मूवी नहीं बनी है लेकिन हम उसकी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। हाँ, ऐसे अभी सेल बनी नहीं है लेकिन उसकी हमने स्क्रिप्ट लिख दी है कि हाँ सेल ऐसी बनने वाली है, उसका एक रूप तैयार कर दिया जिसको हमने बोला क्या? प्रोटोसेल। अब आप मुझे बताइए, क्या इसको मैं कोशिकीय संरचना बोलूंगा या अकोशिकीय बोलूंगा? सोच, क्या ये प्रोटोसेल कोशिकीय है या अकोशिकीय है? सर ये अकोशिकीय है, कोशिका थोड़ी ना, ये अभी भी अकोशिकीय संरचना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला सर? ये जो प्रोटोसेल जो होती है, ये प्रोटोसेल एक अकोशिकीय संरचना होती है जिसमें लिपिड का आवरण सा आ जाता है। डन मेरे भाई। क्या यहां तक का ये स्टेप नंबर कौन सा था? जैविक विकास का। मेरे भाई मैंने आपको कल बताया था, जैविक विकास में हम 4 चरण पढ़ेंगे। कितने चरण पढ़ेंगे? 4 चरण पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहला चरण पढ़ा क्या? प्रोटोबायोन्ट्स की उत्पत्ति कर दी। फिर दूसरे चरण में ईओबायोन्ट्स और प्रोटोसेल दोनों की उत्पत्ति करेंगे। पहले हमने दूसरे चरण में ईओबायोन्ट्स बनाया, फिर प्रोटोसेल बनाई। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, बताओ मुझे, ईओबायोन्ट से प्रोटोसेल बनाने में कितने साल लगे? बोलो जल्दी से, ईओबायोन्ट से प्रोटोसेल बनाने में कितने साल लगे? सर मतलब मटेरियल रेडी है, बस हलवा बनाना बाकी है। अरे हलवे से याद आया, आज मेरी वाइफ ने हलवा भेजा था, मैंने खाया नहीं है, भूल गया मैं। ओए प्रोटोसेल से सॉरी ईओबायोन्ट से हलवा, ईओबायोन्ट से देख हलवा घूम रहा है, ईओबायोन्ट से प्रोटोसेल बनाने में कितना साल लगा? 1 बिलियन ईयर्स लगे थे। और 1 बिलियन मींस 100 करोड़। मेरे भाई यहां से यहां देख हम कितने समय में पहुंच गए? सर मुश्किल से 10-15 मिनट लगे होंगे हमें, 10-15 मिनट लगे होंगे हमको क्या बनाने के लिए? सर कहां लिख दिया? हाँ सर, हमको शायद 10-15 मिनट लगे होंगे प्रोटोबायोन्ट से ईओबायोन्ट से प्रोटोसेल बनाने में। हमें कितना देर लगी? सर 10-15 मिनट में समझ लेंगे। यहां पर लिपिड इकट्ठा हो गया, एक सेल की जैसी आकृति, सेल के जैसी रूप तैयार हो रहा है, जिसको हमने प्रोटोसेल बोला। लेकिन ये बनने में कितना साल लगा? 4 बिलियन ईयर्स से 3 बिलियन ईयर्स के बीच में 1 बिलियन ईयर्स का डिफरेंस है, यानी 100 करोड़ साल लगे हैं यहां से यहां पहुंचने में। हाँ जी, बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो संदीप बेटा, आप तो गए आज। मैं नहीं चाहता था कि कुछ ना हो, लेकिन तुम नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, तुम आज भी डांट खाने का काम कर रहे हो। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है संदीप, खुश रहो, आबाद रहो, जहां पढ़ना है वहां पढ़ो, जो करना है वो करना। ठीक है संदीप, मजे लेना बेटा, जिंदगी के मजे आएंगे अब तुमको। ठीक है, पूछो रवि भारती से, पूछो, मजे आए थे ना उसको, ऐसे ही अब तुमको मजे आएंगे। ठीक है, चलो यहां से यहां तक की बात डंडना डंडन। किसका निर्माण कर दिया? ईओबायोन्ट से किसका निर्माण कर दिया? सर प्रोटोसेल का निर्माण कर दिया। अब क्या करेंगे सर? अब मुझे बता, तीसरी अवस्था का नाम क्या था? तीसरी अवस्था का नाम क्या था? व्हाट इज द थर्ड स्टेज? थर्ड स्टेज का नाम क्या था? क्या नाम था? बोलो, थर्ड स्टेज का नाम क्या था? यस, प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति। यहां तक हमने क्या बना दी? प्रोटोसेल बना दी। अब तीसरी स्टेज आएगी जिसमें हम किसका निर्माण करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति। ये डायरेक्टली यहां पर सुन लीजिए, समझ लीजिए, तीसरी जो स्टेज है उसका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति। अब ये थी बेटा हमारी प्रोटोसेल। कौन है ये? प्रोटोसेल है। कौन थी भैया? ये हमारी प्रोटोसेल थी, जिसमें लिपिड प्रोटीन का एक आवरण बन चुका है। हाँ सर, अब ये लिपिड प्रोटीन का आवरण लिपिड प्रोटीन के साथ मिक्स होकर क्या बना देगा? प्लाज्मा झिल्ली बना देगा। हाँ सर, बना देगा। अंदर इस न्यूक्लिक एसिड में क्या होंगे? म्यूटेशंस होंगे और म्यूटेशंस होंगे और परिवर्तन होंगे। फाइनली यहां पर कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, यहां पर द्रव्य का निर्माण होगा, जिसके अंदर जरा सोच, आरएनए है। हाँ सर, आरएनए है, और आरएनए के साथ साथ प्रोटीन्स भी है। हाँ सर, आरएनए और प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम बना देंगे। हाँ सर, राइबोसोम बना देंगे। अब आप मुझे बता दीजिएगा, इस
तरीके से चेंजेस आके किसके अंदर, प्रोटोसेल के अंदर फाइनली चेंजेस आके परिवर्तन आते 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 किसका निर्माण होगा, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होगा, जिसमें न्यूक्लिक एसिड होगा, जिसमें कोशिका झिल्ली बनेगी, कोशिका भित्ति बनेगी, राइबोसोम बनेंगे, ये सारी चीजों का निर्माण हो जाएगा, तब जाकर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बनेगी। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रथम कोशिकीय रूप जो बना था प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये बनने में कितने वर्ष लगे, 100 करोड़ साल और लगे। यानी हमने यहां पर लिखा था कि जीवन का प्रथम संकेत आया था ईओबाइंट 4 बिलियन वर्ष पूर्व, जीवन का प्रथम रूप आया था प्रोटोसेल जो कोशिका नहीं थी 3 बिलियन वर्ष पूर्व। अब क्या होगा सर, इसी प्रोटोसेल में क्या आएंगे, परिवर्तन आएंगे, फाइनली किसका निर्माण होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का। और वो कितने वर्ष पूर्व आया था, 2 बिलियन वर्ष पूर्व। ये नीट में प्रश्न पूछा गया है और ये कैसी संरचना है, कोशिकीय संरचना है। तो जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप कितने साल पहले आया था, नीट में प्रश्न पूछा गया है। बालक कह रहा है सर आप टाइम वेस्ट करते हो, एक बालक बोलता है टाइम वेस्ट करते हो, एक बालक ने कल कमेंट किया सर आप बकवास बहुत करते हो, क्या इसी दिन के लिए क्लास लेने आए थे तुम्हारी क्लास में है? ये लैंग्वेज होती है, कितना नेगलेक्ट करें यार, कितना यार, हजम भी नहीं होती ना, कई बार चीजें ऐसी भी तो होती है, लिमिट भी होती है किसी चीज की यार। समझाते थक जाएंगे, लेकिन तुम में से कई ऐसे मूर्ख हैं जो जितना कोशिश कर लो उसका उल्टा ही करना है तुम में से। बता कौन सा मैंने तेरे को यहां पर टाइम वेस्ट करते हुए दिखा दिया, क्या टाइम वेस्ट किया मैंने यहां पर कौन सी चीज तेरे को टाइम वेस्ट लग रही है, कौन सी चीज यहां पर तेरे को लगी सर आपने टाइम वेस्ट कर दिया है? बताओ हमको ये बता दो, कहां से तुमको लग रहा है कि ये सारी चीज पढ़ाने में तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? गजब है यार, तुम्हें नहीं पढ़ना है मत पढ़, नेगेटिव कमेंट क्यों कर रहा है यार? चलो सो फाइनली आपका ये 5 स्टेजेस, अब इन 5 स्टेजेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना। कौन कितने साल पहले बना था, आपका ब्रह्मांड 20 बिलियन वर्ष पूर्व, पृथ्वी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, जीवन का प्रथम संकेत ईओबायोंट 4 बिलियन वर्ष पूर्व, 3.9 से 4 बिलियन वर्ष पूर्व, जीवन का प्रथम रूप प्रोटोसेल 2 बिलियन वर्ष पूर्व जो अकोशिकीय था, जीवन का कोशिकीय स्वरूप यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 बिलियन वर्ष पूर्व। यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि बता बेटा इस पृथ्वी पर जीवन कब उत्पन्न हुआ, तो आंसर मुझे बताइए, क्या लिखोगे, कितने बिलियन वर्ष पूर्व? जीवन, यहां पर जीवन का रूप नहीं, जीवन का संकेत नहीं, सीधा कोशिका की बात होती है, सीधा किसकी बात होती है, कोशिका की बात होती है। तो जीवन कितने साल पहले इस पृथ्वी पर आया, यानी कोशिका का निर्माण इस पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है 2 बिलियन वर्ष पूर्व आया। यानी यहां से यहां 100 करोड़ साल लग गए थे कोशिका बनाने में, 100 करोड़ साल लग गए थे जीवन का रूप बनाने में, संकेत से रूप बनाने में 100 करोड़ साल, रूप से वास्तविक रूप बनाने में 100 करोड़ साल लग गए थे। पता नहीं कहां से लगता है इनको भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली गलती तेरी नहीं है, गलती इस बात की है कि बेटा तो वहीं पर जो लोकल कोचिंग्स में जो टीचर्स होते हैं वही एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी ली, वही का वही लिखवा दी, टीचर ने खड़ा कर दिया, अभी तक खड़ा होकर बोल दिया तूने, लिख दिया तूने, नोट्स बना लिया तूने, रट के चला गया, मार्क्स आगे खत्म, 2 दिन बाद सब सिटी गोल। तुम्हारे लिए चीजें भारी पड़ेंगी, जब भारी पड़ेंगी तो तुम यही बोलोगे चार टाइम वेस्ट कर रहे हो, चार बकवास कर रहे हो। ये लैंग्वेज सुन के ना मैं पक चुका हूं, इस तरह की लैंग्वेज। तुम कसम से किसी ऑफलाइन सेंटर में चले गए ना नीट की तैयारी करने के लिए, तुमको हकीकत पता लग जाएगी तुम अपने टीचर के साथ कैसे बिहेव करा करते थे। सच्ची कह रहा हूं मैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं नीट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से सुन लेना। ये यहां तक की बात समझ में आ रही है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कितने साल पहले आ गई थी, 2 बिलियन वर्ष पूर्व आई थी। अभी यहां पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण तुमने कर दिया, किसका निर्माण कर दिया सर, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रथम कोशिकीय रूप, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, प्रथम कोशिकीय रूप 2 बिलियन वर्ष पूर्व आया था जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। अब मुझे बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका कहां पर है? सीधा बोलेगा सर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो तो हमारे उसमें है, ओशियंस में है, समुद्र में। ये हमारा मान लीजिए समुद्र है और इसके अंदर ये बन चुकी है हमारी कोशिका। जस्ट इमेजिन ये कोशिका है, कौन है ये, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा आप क्या चाहते हो, क्या ये प्रोकैरियोटिक कोशिका अपनी संख्या बढ़ाए या नहीं बढ़ाए? सोचो जल्दी से मुझे बताओ, क्या इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? दिमाग लगाइए, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, हां सर बढ़ानी चाहिए। अब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोच इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ भी है, हां सर आनुवंशिक पदार्थ है, और वो एप्लीकेशन कर सकता है, हां सर एप्लीकेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और आप मुझे बताइए अब जो आनुवंशिक पदार्थ यहां पर बना होगा क्या वो आरएनए रहा होगा, क्या वो आरएनए से डीएनए बन चुका होगा? ये भी जरा सोचो, क्या वो आरएनए रहा होगा, क्या आरएनए से डीएनए बन चुका होगा? कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लानी है, क्या लानी है, स्टेबिलिटी भी तो लानी है। अगर ऐसी अनस्टेबिलिटी रही तो ये तो खत्म हो सकती है कोशिका। तो आरएनए से क्या बन चुका होगा, डीएनए बन चुका होगा। कैसे बनाओगे आरएनए से डीएनए बनाने के लिए? क्या चाहिए सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए और एंजाइम प्रोटीन प्रकृति होते हैं। यहां पर म्यूटेशन से एंजाइमेटिक गतिविधियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं। फाइनली ये कोशिका विभाजन करने में सक्षम है, लेकिन विभाजन के लिए क्या चाहिए? यानी अब इसके अंदर वो सारे काम आ चुके हैं जिससे ये विभाजन कर सकती है, लेकिन विभाजन करने के लिए क्या चाहिए या विखंडन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए या नहीं? बस सोचो, एनर्जी चाहिए या नहीं? सोचो, एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अजी चाहिए कि नहीं? एनर्जी चाहिए ना? चाहिए ना? क्या सर, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को विभाजन करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन सी प्रक्रिया से बनती है सर? एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है प्रक्रिया से बनती है जिसका नाम होता है श्वसन। सर श्वसन में क्या करते हैं सर? ग्लूकोज को तोड़ते कि नहीं तोड़ते? हाँ सर ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तोड़ते कि नहीं तोड़ते? हाँ सर तोड़ते हैं। किसकी उपस्थिति में तोड़ते हैं सर? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं। एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यस, यही तो होता है ना श्वसन। जिनको यही नहीं पता श्वसन क्या होता है तो याद रखना, कई बच्चे सोचते हैं श्वसन मतलब सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो। ये श्वसन नहीं होता, इसको श्वासन कहा जाता है, इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। ये पार्ट होता है श्वसन का। श्वसन का मीनिंग क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना, जिससे क्या मुक्त होए, एनर्जी प्रोड्यूस है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो आप मुझे बताइए नॉर्मली मेरे अंदर श्वसन हो रहा है? हाँ सर। क्या हो रहा है मेरे अंदर? मैंने खाना खाया, उस खाने में क्या था? स्टार्च था, स्टार्च मेरे अंदर गया, टूटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाचन। ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज रक्त में आया, रक्त से होता हुआ ग्लूकोज मेरी कोशिका में गया, कोशिका के अंदर क्या पहुंच गया? ग्लूकोज। मेरी कोशिका में ऑक्सीजन चली गई, रक्त जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर गया कोशिका के पास, कोशिका के पास ऑक्सीजन आ रही है, ग्लूकोज आ गया, हमारी कोशिका क्या करती है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ देती है। क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। आप मुझे बताइएगा क्या यहां पर ऑक्सीजन थी? नहीं सर। तो कैसे बिना ऑक्सीजन के श्वसन नहीं होता? बिल्कुल होता है। ऐसे श्वसन को क्या बोलते हैं? और ये श्वसन
यानी सर यहां पर ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी कौन सा श्वसन कर रही थी बेटा? ये अवायवीय श्वसन कर रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन तो थी नहीं। ठीक है सर, ये तो चीज समझ में आ गई। अब अवायवीय श्वसन करने के लिए तोड़ना भी तो पड़ेगा। किसको तोड़ना पड़ेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ नहीं है। ग्लूकोज कौन है? कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बनिक पदार्थ है ना बेटा। ये कार्बनिक पदार्थ यहां पर कहां है? सोचिए कार्बनिक पदार्थ यहां पर कहां है बेटा? ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ कहां पर थे? समुद्र में नहीं है। कार्बनिक पदार्थ कहां पर है? समुद्र में नहीं है, है ना। तो आप जरा सोचिए, इस कोशिका ने समुद्र में जो कार्बनिक पदार्थ थे वो लिए, एब्जॉर्ब किए, हासिल कर लिए। ग्लूकोज कर लिया, तोड़ दिया, क्या मिल गई? एनर्जी। एनर्जी मिलने से क्या किया सर? इसने विखंडन कर दिया, ये टूट गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही तो कराना था, हासिल कराना था। अब मुझे बताओ, और प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी और बनी प्रोकैरियोटिक कोशिका बढ़ती जा रही। आप मुझे बताइएगा, सोच समझ कर मुझे बताइएगा, ये जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये खाना भाई ग्लूकोज क्या एक तरीके से इनके लिए खाना नहीं है, ये क्या इनके लिए खाना है ना? कहां पर है? समुद्र में ना। ये खाना लेती जा रही है, ये खाना लेती जा रही है समुद्र में से, कार्बनिक पदार्थ लेती जा रही है, अपनी संख्या बढ़ाती जा रही है, कार्बनिक पदार्थ लेती जा रही है, अपनी संख्या बढ़ाती जा रही है, कार्बनिक पदार्थ लेती जा रही है, ऊर्जा पैदा कर रही है, अपनी संख्या बढ़ाई, कार्बनिक पदार्थ लिया, अपना कार्बनिक पदार्थ लिया, श्वसन किया, ऊर्जा बनाई, अपनी संख्या बढ़ाई। ये चल रहा है, हाँ सर चल रहा है। आप मुझे बताइएगा, प्राचीन समुद्रों में किसकी संख्या बढ़ गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब सोच समझकर मुझे बताना, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो अवायवीय श्वसन कर रही थी, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो अवायवीय श्वसन कर रही थी, दिमाग लगा, बुद्धि लगा, क्या ये परपोषी है या स्वपोषी है? क्या ये परपोषिता दिखा रहे हैं या स्वपोषिता दिखा रहे हैं? क्या ये पोषण खुद बना रहे हैं? क्या ये न्यूट्रिशन खुद बनाए? क्या इन्होंने फूड खुद बनाया या बाहर से लिया? सेल्फ बनाया। आकांक्षा सिंह कह रही है सेल्फ बनाया। बेटा आप मुझे बताओ, आपके अंदर ग्लूकोज सेल्फ बनता है? आकांक्षा, आपके अंदर ग्लूकोज सेल्फ बनता है या आप बाहर से लेते हो ना? आपके अंदर ग्लूकोज अपने आप बनता है क्या? बेटा अगर हमारे अंदर ग्लूकोज अपने आप बन जाता ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, किसी की जरूरत नहीं होती, आराम से पड़े रहते हैं। खाना अपने आप ही तो बन रहा है। सोचो हम किस लिए काम करते हैं, सोचिए, लॉजिकली सोचिएगा। हम पढ़ रहे हैं, आप डॉक्टर बनेंगे, क्या होगा आगे भविष्य में? किस लिए? एक अच्छा घर हो, एक अच्छा परिवार आपके साथ हो, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके पास खाने के लिए हो, आप जिंदा रहो, यही ना, है ना? अब जरा सोच, खाने में अपने आप बनने लग जाए, टेंशन ही सारी खत्म, जिंदगी की मोह माया से ही त्याग दिया हमने, तो जब खाने अपने आप बनने लग जाए तो है। अब जरा सोच, क्या यहाँ पर खाना अपने आप बन रहा था या बाहर से लिया जा रहा था? समुद्र से लिया जा रहा था, समुद्र से लिया जा रहा था। तो दिमाग लगाइए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या ये परपोषी है कि स्वपोषी है? सर ये परपोषी थी। ये जो समुद्रों के अंदर जो पोषणीय पदार्थ था, जो कार्बनिक पदार्थ था, उस पर डिपेंडेंट थी। हाँ जी, डन, क्लियर, मीनिंग समझ में आ गया। अब इतना सा मीनिंग अगर तुमको समझ में आ गया तो प्रभु हमको जल्दी से आंसर देना फटाफट। अगर तुम सोचो, एलियन, आकांक्षा सिंह, डीडी आकांक्षा सिंह, रीता साहू, खुशी जैन, खुशी, रीता, आशु, एलियन, रोहित, आंचल, शालिनी, आशु, देवदक्ष कुमार जी, आंचल दुबे है जी, ये जितने भी बच्चे हैं, तुम मान लो तुम ये हो। कौन हो तुम ये हो। तुम बाहर से खाना लेते जा रहे हो। बाहर से क्या लेते जा रहे हो? खाना लेते जा रहे हो। चलो एक दूसरे तरीके से बात करते हैं। जरा सोचो, इस पृथ्वी पर सिर्फ भोजन होता और हम खाते जाते। तो एक टाइम ऐसा नहीं आ जाता कि भोजन खत्म हो जाता, और भोजन अगर खत्म हो जाता फिर हमें भोजन ना मिलता तो हम भी खत्म हो जाते। सोचो, अगर ये कोशिका बाहर से पोषण लेती जाए, अपनी संख्या बढ़ाती जाए, एक टाइम ऐसा नहीं आ जाएगा कि बाहर समुद्र में कार्बनिक पदार्थ बचा नहीं, बाहर समुद्र में कोई पोषणीय पदार्थ बचा नहीं। जब बचा नहीं तो फिर पोषण नहीं मिलेगा तो खुद ये खत्म नहीं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी ना? तो आपके हिसाब से क्या यहां पर चेंज लाने की जरूरत है? क्या यहां पर वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो परपोषिता दिखा रही थी, क्या यहां पर चेंज लाने की जरूरत है? क्या चेंज लाने की जरूरत है? सर हमें एक ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका बनानी पड़ेगी जो क्या करे? सर स्वपोषिता दिखाए, खुद ही अपना खाना खुद बनाए। ऐसा चेंज लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? यस लाना पड़ेगा। तो क्या सर वो चेंज आया? यस चेंज आया। क्या इस प्रोकैरियोटिक कोशिका जो अवायवीय श्वसन कर रही थी, जो परपोषिता दिखा रही थी, अब इसमें म्यूटेशंस हुए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं होते मेरे भाई, सोच, अगर नहीं होते तो भैया ये तो समुद्र को ही खत्म कर देती, मतलब समुद्र के अंदर सारा का सारा पोषणीय पदार्थ खत्म कर देती, सारा का सारा कार्बनिक पदार्थ अगर खत्म हो जाता, एक समय के बाद कुछ भी ना बचता, इसके अंदर कोई कार्बनिक पदार्थ ना, कोई ग्लूकोज, कोई शर्करा, कोई लिपिड, कुछ ना बचता, तो भैया पोषण नहीं मिलता, तो खुद भी ये फाइनली क्या हो जाती? खत्म हो जाती। और ये खत्म हो जाती, विकास बंद हो जाता। क्या बंद हो जाता? विकास। तो फाइनली क्या लाना पड़ेगा सर? चेंज। अब एक बार पूछ रहा है सर चेंज कौन लाएगा? बेटा चेंज जो है वो कैसे आएगा? सोच, दिमाग लगा। जब धीरे धीरे यहां से पोषण कम होता जा रहा होगा, धीरे धीरे जब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा, तो इनको अपनी बॉडी में चेंज लाना पड़ेगा। सोचो, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपको ठंड लगती है? हां सर ठंड लगती है। क्या आप चेंज लाते हो अपने अंदर बॉडी में? सोचो, आपको ठंड लगती है, आप अपनी बॉडी में चेंज लेकर आते हो? हां सर लेकर आते। क्या आपकी बॉडी में कपकपाहट होती है? हां सर। क्यों होती है वो कपकपाहट? क्योंकि हमारी मसल्स क्या करती है? घर्षण करती है, उस घर्षण से क्या रिलीज होती है? हीट, और उसी हीट से हमारी बॉडी का टेंपरेचर बढ़ता है। आपको जब गर्मी लगती है तो आप अपनी बॉडी में चेंज लेकर आते, क्या लेकर आते हैं? पसीना निकलता है, पसीना जब निकलता है, हवा के संपर्क में आता है तो ठंडक महसूस होती है, बॉडी का टेंपरेचर डाउन होता है। क्या बॉडी में चेंज लेकर नहीं आते? लाते हैं ना, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को अनुकूलित रखने के लिए। तो मेरे भाई ये भी तो अपने अंदर चेंज लेकर आना चाहिए। अगर नहीं लाती तो मेरे भाई विकास खत्म नहीं हो जाता, ये खुद खत्म नहीं हो जाती, तो इनको चेंज लाना पड़ेगा। ये चेंज ऑब्वियसली बात है म्यूटेशन से आया होगा। किससे आया होगा? म्यूटेशन से आया होगा। एक ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होगा जो कैसी होगी? स्वपोषी होगी। कैसी होगी गुरु? एक ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होगा, ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होगा जो कैसी होगी? सर स्वपोषी होगी। अब यहां पर दो चीजें हैं सर। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो स्वपोषी बनी थी, सबसे पहले सर्वप्रथम वो कौन थी? वो थी रसायन स्वपोषी। कौन सी थी? रासायनिक स्वपोषी थी। सर ये रासायनिक स्वपोषी जिनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या सर? कीमो ऑटोट्रॉफ। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा मुझे बता दे यहां पर प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी थी? परपोषी थी, अवायवीय श्वसन कर रही थी, समुद्र में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर रही थी। समुद्र में जो कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर रही थी, हां सर कर रही थी। अगर इसी स्तर से करती जाती तो खुद खत्म हो जाती। तो क्या लाना पड़ा सर? प्राचीन समुद्रों में कार्बनिक पदार्थ कम होता जा रहा है, और अगर कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाता, यानी भोजन खत्म हो जाता, तो भैया ये खुद खत्म हो जाती। तो फाइनली क्या लाना पड़ेगा सर? परिवर्तन लाना पड़ेगा, म्यूटेशन लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। इन्हीं कोशिकाओं को अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। और कैसी कोशिकाएं पैदा करनी पड़ेंगी? ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो स्वपोषी होंगी। फाइनली कौन सी स्वपोषी कोशिकाएं आई थी? ध्यान से सुन। स्वपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई जो कैसी थी? रसायन स्वपोषी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। सर इसका मतलब क्या है? आइए समझते हैं, देखिएगा वापस से सुनिए जी। हाँ जी सर, बिना म्यूटेशन के कुछ पॉसिबल नहीं बेटा। बिना म्यूटेशन के तो कैसे विकास पथ है? म्यूटेशन ही तो आधार है किस चीज का? विकास का। हाँ
यस सर, सर बिना म्यूटेशन के कुछ पॉसिबल नहीं बेटा, बिना म्यूटेशन के तो कैसे कैसे विकास पॉसिबल है? म्यूटेशन ही तो आधार है किस चीज का? विकास का। हाँ यस सर, यहां पर सल्फर बैक्टीरिया आ गए नहीं सबाना, अभी सल्फर बैक्टीरिया नहीं आया। सर कौन से बैक्टीरिया है? ध्यान से सुनिएगा। हम प्रोकैरियोटिक कोशिका उत्पन्न करने वाले कैसी? स्वयंपोषी, जो अवायवीय श्वसन करेगी। सर अवायवीय क्यों मेरे भाई? क्या अभी तक तूने ऑक्सीजन उत्पन्न कर दी क्या? ऑक्सीजन आ गई अभी? नहीं सर अभी ऑक्सीजन नहीं। बता यहां पर कहीं ऑक्सीजन आ गई अभी तक वातावरण में? नहीं सर कोई ऑक्सीजन नहीं है। यानी श्वसन तो अभी भी कैसा होगा? अवायवीय, लेकिन कैसे बनेंगे सर? स्वयंपोषी बनेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। खाना खुद क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर समुद्र में से खाना लेते जाएंगे तो भैया एक टाइम ऐसा आएगा समुद्र में खाना नहीं बचेगा, खाना नहीं बचेगा तो खुद नहीं बचेंगे तो विकास बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसे जीवों की उत्पत्ति होगी, जो ऐसी कोशिका की उत्पत्ति होगी जो खुद खाना बना सके। खाना खुद कैसे बनाया जाता है आप मुझे बताइएगा। आप लोगों ने सभी ने 10वीं भी नहीं 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण। सभी ने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण? पढ़ा है सभी ने? हाँ सर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण सर सब कुछ ठीक ठाक है, पर साइंटिस्ट को कैसे पता चला? भाई बेटा साइंटिस्ट बांगड़ू तो है नहीं, एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, रिसर्च करेंगे ना। अच्छा मेरे को ये बता, तेरे को कैसे पता चला कि आज से करोड़ साल पहले डायनासोर हुआ करते थे? पता चला ना तेरे को? कैसे पता चला? साइंटिस्ट ने रिसर्च करी। अरे छुपी हुई संभावनाओं को उद्घाटित करना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो वो कौन उद्घाटित कर रहा है? साइंटिस्ट ना। उन्होंने रिसर्च की होगी ना, बार बार घुमा घुमा कर एक ही प्रश्न पूछ लो कल से। सर उस टाइम पर साइंटिस्ट थोड़ी ना थे सर, कैसे पता चला होगा? अबे अगर रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, उस बेसिस पर ही तो बताएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी प्रकाश संश्लेषण आप सभी जानते हैं। हाँ सर फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं। आप मुझे बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में लिख रहा हूं C6H12O6 + 6O2 6H2O + 6H2O + 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6CO2 6O2 + ऊर्जा 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इनमें से बताओ कौन सी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है? सर पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव रसायन स्वयंपोषी थे? नहीं, इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम जो जीव जो थे वो परपोषी थे। परपोषी रसायन स्वयंपोषी उनके बाद आए थे। ठीक है बेटा, पहले कौन आए थे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो परपोषी थी। उसके बाद में कौन सी आई थी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो स्वयंपोषी थी। हाँ भैया बताओ इनमें से कौन सी अभिक्रिया आपके हिसाब से फोटोसिंथेसिस की है? बेटा ये जो अभिक्रिया मैंने यहां पर लिखी है, ये अभिक्रिया है वायवीय श्वसन की। देख लेना तुम, जो हमको कमेंट करते हैं तुम अपना लेवल खुद देख लेना और खुद सोचना। वायवीय श्वसन की यह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर जल कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। ये जो अभिक्रिया जो है ये गलत है, ये कोई अभिक्रिया नहीं होती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 जल के अणु और C6H12O6 6 ऑक्सीजन निकाल दी, ऊर्जा निकाल दी, कोई अभिक्रिया ऐसी नहीं होती है, गलत है। ये वाली जो अभिक्रिया है ये भी गलत है, ये भी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया नहीं होती है। लो जी अब बताओ कई देर से फर्स्ट आंसर, कई देर से सेकंड आंसर, कई देर से थर्ड आंसर, लेकिन कईयों ने ये भी बोला सर इसमें इस थर्ड वाली प्रक्रिया में अगर आप यहां 12 जल के अणु लगा दोगे तो वो क्या होगी? वास्तविक प्रकाश संश्लेषण होगा। तो वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो होती है ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणु प्रकाश वर्णक की उपस्थिति में C6H12O6 का बनना, 6 ऑक्सीजन का बनना, 6 जल के अणुओं का बनना। कोई ऊर्जा मत बना देना गलती से कि सर ऊर्जा भी बना देते हैं ना मेरे भाई, ऊर्जा मत बना देना। ये है वास्तविक समीकरण किसकी? आपके प्रकाश संश्लेषण की। याद रखना बस, ये गलत समीकरण है, मतलब गलत इक्वेशन है, ये गलत इक्वेशन। और ये जो मैंने यहां पर लिखी है ये भी पर्टिकुलर यहां पर एंजाइम्स लिखूंगा, तब जाकर इसको हम क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन बोलेंगे। डन। तो अब ये क्यों बोली है? ये सर क्यों लिखी है? एक तो पहली चीज ये याद रख लेना, क्योंकि जब चैप्टर तुम पढ़ोगे ना प्रकाश संश्लेषण, तब ये याद रख लेना इक्वेशन अभी से दिमाग में फिट कर लेना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणु प्रकाश वर्णक की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं, 6 ऑक्सीजन और 6 जल के अणु। ठीक है, अब देखिएगा ये चीज क्यों बोली गई है, सिंपल सा रीजन। देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल के अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणु चाहिए। हाँ सर, इन दोनों को जोड़कर हमें क्या बनानी है सर? ग्लूकोज बनानी है। ग्लूकोज जब बना रहे हैं तो 6 ऑक्सीजन भी निकल रही है, 6 जल के अणु भी निकल रहे हैं, है ना? यही है ना? हाँ सर, इन दोनों को यूटिलाइज किया, ये बनाया। हाँ सर ये बनाया, साथ साथ ये बन गए। हाँ सर ये बन गए। अब ये करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए, इनको आपस में अभिक्रिया करने के लिए क्या एनर्जी नहीं चाहिए? हाँ सर समझना, चीज को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, चीज को समझने की कोशिश करना। इनको आपस में भी क्रिया कराकर ये बनाना, साथ में ये बन रहे हैं। अब इनको आपस में क्रिया कराने के लिए क्या चाहिए सर? ऊर्जा चाहिए। प्रभु वो ऊर्जा कहां से आ रही है? वो ऊर्जा आ रही है प्रकाश से। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो किसका रूप होता है? एनर्जी। कितना याद क्लास से बाहर निकाल रही है, यहां पर चुपचाप पढ़ लो देखो। ठीक है, प्रकाश जो होता है वो किसका रूप होता है? ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश जो है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ना? हाँ सर। प्रकाश किसका रूप होता है? ऊर्जा का रूप होता है। तो आपने ऊर्जा दी, हाँ सर दी। उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हमने सरल घटकों से जटिल घटक का निर्माण कर दिया कि नहीं कर दिया? ये कौन है मेरे भाई? सर ये सरल पदार्थ है जिससे हमने किसका निर्माण कर दिया सर? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया। सरल अकार्बनिक पदार्थों से हमने जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसमें ऊर्जा के रूप में आ रही है, प्रकाश के रूप में आ रही है। अब मुझे इतनी सी बात सुनने समझने के बाद मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं मेरे भाई, जरा इधर देख, इधर ध्यान से सुन। मैंने कहा मेरे पास है नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। कौन सी नाइट्रोजन? वातावरणीय नाइट्रोजन है। कौन सी नाइट्रोजन है? वातावरणीय नाइट्रोजन। और इस वातावरणीय नाइट्रोजन को मैं बदलता हूं अमोनिया में। ध्यान से सुनना, मैं वातावरणीय नाइट्रोजन को किसमें बदल रहा हूं? अमोनिया में बदल रहा हूं। और जब मैं वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता हूं तो रिलीज होती है क्या? ऊर्जा। क्या रिलीज हुई? ऊर्जा। भाई एक केमिकल जब दूसरे केमिकल में बदल रहा है तो इस दौरान क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी। और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके अगर मैं भोजन का निर्माण कर लूं, भाई जरा सोच, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था भोजन बनाने के लिए। बस इतनी सी बात सुन लेना, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बनाया जा रहा था। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बनाया जा रहा था। हाँ सर, इस प्रक्रिया में एक रसायन को दूसरे रसायन में कन्वर्ट करने के बाद जो ऊर्जा निकल रही थी, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अगर भोजन बनाया जाए तो इन दोनों प्रक्रियाओं में जरा खुद सोचना, एक इस प्रक्रिया में क्या प्रकाश की जरूरत है? नहीं सर।
यहां तो ऊर्जा बन गई और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बना दिया। लेकिन यहां पर इस प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके हमने भोजन बनाया। सर यहां पर रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके हमने भोजन बनाया, समझ रहा है क्या? सर यहां पर प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बनाया। हाँ सर, यहां पर रसायनों को परिवर्तन करने से जो ऊर्जा, उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बनाया। तो जरा दिमाग लगा, वो जीव जो इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बनाएंगे उनको मैं प्रकाश संश्लेषी बोलूंगा या रसायन संश्लेषी बोलूंगा, और वो जीव जो इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बनाएंगे उनको मैं प्रकाश संश्लेषी बोलूंगा या रसायन संश्लेषी बोलूंगा। सर ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्वयपोषी। और ऐसे जीवों को मैं क्या बोलूंगा? रसायन स्वयपोषी। ये है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ये है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इनको अंग्रेजी में बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स, इनको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब आप मुझे बताइएगा, इस पृथ्वी पर सोच समझकर मुझे बताइएगा, इस पृथ्वी पर जो पहले आए, जो स्वयपोषी जो आए थे, वो प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्यों सर? क्योंकि प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बनाने के लिए चाहिए थे क्या? वर्णक। क्या चाहिए थे? वर्णक चाहिए थे, पिगमेंट्स, जो अभी तक बने नहीं थे। क्या नहीं बने थे? पिगमेंट नहीं बने थे। लेकिन ऐसे जीव बन चुके थे जो इन रसायनों को जब वो बदल रहे थे तो उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, उस एनर्जी को यूज में लेकर भोजन बना रहे थे। तो आप मुझे बताइए, इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो स्वयपोषी रहे होंगे वो कौन थे? सर वो रसायन स्वयपोषी थे। सर एग्जांपल तेरे सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, ये है आपके कौन? रसायन स्वयपोषी। जैसे नाइट्रीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मैंने भाई तेरे सामने ये जो अभिक्रिया लिखी है, जिसमें मैंने यहां पर क्या किया है? सर आपने यहां पर वातावरणीय नाइट्रोजन को वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ये प्रक्रिया करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, फ्रैंकिया, ये जितने भी बैक्टीरिया मैंने नाम लिए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? रसायन स्वयपोषी हैं। हाँ भाई, अमित यादव तूने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कुछ नाम सुना है? तो एक बार केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक बार पढ़ना। एक केमिकल जब दूसरे केमिकल में परिवर्तित होता है तो उससे जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। सुना है ना? यहां पर ये हो रहा है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रीकरण करते हैं। नाइट्रीकरण क्या होता है? ये जो अमोनिया बना है ना, इस अमोनिया को किसमें बदलना? नाइट्रेट में बदलना। क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। पहले नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आएगा। जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे वहां पर आएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण बोलते हैं। और ये करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, नाइट्रीकरण बैक्टीरिया बोलते हैं। तो वो भी क्या है सर? वो भी रसायन स्वयपोषी है। हाँ चलो जी, फाइनली हम लोगों ने यहां पर किसका निर्माण कर दिया? यहां पर हमने रसायन स्वयपोषी जीवाणुओं का निर्माण कर दिया है, और वो अभी भी कैसा श्वसन दर्शा रहे हैं? सर अवायवीय श्वसन दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? और म्यूटेशन तो चल रहे हैं भाई, ये तो एक दिन की प्रक्रिया तो है नहीं, लगातार चल रही है, विकास हो रहा है, साल चेंज हो रहा है। अभी आपको लग रहा होगा प्रेजेंट टाइम पे, हम प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, एकदम से थोड़ा होता है। विकास धीमी प्रक्रिया होती है, याद रखना, भूलना जाइएगा। विकास कैसी प्रक्रिया होती है? कंटिन्यूअस एंड स्लो। वर्ड याद रखना। इवोल्यूशन कैसी प्रोसेस होती है? कंटिन्यूअस एंड स्लो, सतत और धीमी प्रक्रिया होती है। कौन? विकास। उल्टी नहीं होती है कि डायनासोर वापस से आ जाएंगे सर, है ना, हमारे पूर्वज वापस से आ जाएंगे सर, नहीं, पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, विकास हमेशा इरिवर्सिबल कभी भी नहीं होता। सॉरी, रिवर्सिबल कभी भी नहीं होता। क्या? उत्क्रमणीय नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता, वापस से पुरानी चीजें वापस से नहीं आ सकती हैं। विकास नहीं होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है और स्लो प्रोसेस होती है। और इतनी स्लो होती है कि प्रेजेंट जीव को नहीं पता कि कितने सालों में कौन सा नया जीव आएगा। तुमको थोड़ा ना पता है। हो सकता है मान ले 200-300 सालों में कोई और नई जाति आ जाए हमसे, हो सकता है 1000 सालों में आए, कितने सालों में हमको थोड़ा ना पता है। हाँ, हमको ये पता है कि प्रीवियसली कौन सी आई हुई है, उसकी हम रिसर्च कर सकते हैं, आगे कौन सी आएगी उसका हमें थोड़ा ना संज्ञान, उसका थोड़ा ना पता है। डन, क्लियर है? सो हमने किसका निर्माण कर दिया सर? प्रोकैरियोट्स किसका निर्माण कर दिया? जो स्वयपोषी है, जैसे आपकी ये जो बैक्टीरिया है, ये आपके स्वयपोषी है। लेकिन कैसे? ये रसायन स्वयपोषी। अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे होंगे। लाखों करोड़ों साल लग गए क्या आते आते जनाब? वर्णक आते आते। लाखों करोड़ों साल लग गए जनाब वर्णक आते आते। क्या लग गए? लाखों करोड़ों साल लग गए जनाब वर्णक आते आते। अब आप मुझे बताइए, फाइनली वर्णक आ गया। क्या आ गया? वर्णक आ गए, पिगमेंट्स आ गए। और पिगमेंट्स जब आ गए तो क्या होगा? जरा सोचिए, प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? सोचो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? दिमाग लगाइए फटाफट। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा ना? अब देख मैं यहाँ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मैंने तेरे को यहाँ पर लिखी थी। हाँ सर, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। दिख रही है तेरे को? हाँ सर, देख ले एक बार ध्यान से देख ले, क्योंकि अब मैं प्रकाश संश्लेषण की दो अभिक्रियाएं लिखूंगा और दोनों सही हैं, बस एक फर्क होगा। क्या होगा? इधर देखिएगा। देखिए, हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखी थी। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु और कहीं ना कहीं प्रकाश, सर वर्णक और ग्लूकोज बनाया, और 6 ऑक्सीजन निकली, 6 जल के अणु निकले। ठीक है, एक तो ये अभिक्रिया। सर एक और अभिक्रिया, हाँ जी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रकाश, वर्णक। शबाना ध्यान से सुनना, तुम्हारी बात आना अब आना। C6H12O6 प्लस 6 जल के अणु और 12 सल्फर। जरा एक बार दिमाग लगाइए, सर पिगमेंट कैसे आए? पलक शर्मा हमको ये बताओ। पलक शर्मा आ गई। पलक शर्मा हमको ये बताओ, प्रोकैरियोटिक कैसे आए? ईओबायोंट से प्रोटोसेल कैसे आई? प्रोटोसेल से प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे आई? प्रोकैरियोटिक जो परपोषी थी उससे स्वयपोषी रसायन कोशिका कैसे आई? आप हमको बात बताओ, जल्दी से सोच समझ कर बात बताओ, कैसे आई? एक वर्ड हम बार बार बोले जा रहे, कैसे आई? सोच, कैसे आई? म्यूटेशन से आई ना। तो पिगमेंट्स म्यूटेशन के कारण ही तो पैदा हुए। और वैसे भी पिगमेंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही तो होते हैं। चल फाइनली ये देखो और देखकर मुझे बताओ, इनमें से कौन सी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और कौन सा नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है? सोच समझकर आंसर देना बेटा, दिमाग लगाकर आंसर देना। इनमें से कौन सा ऑक्सीजेनिक है और कौन सा नॉन ऑक्सीजेनिक है? ऑक्सीजेनिक मींस इसमें ऑक्सीजन निकलेगी, नॉन ऑक्सीजेनिक मींस इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। तो बेटा ये है नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अभी समझ लेना, क्योंकि जब चैप्टर आएगा ना उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, तो वहां पर रिपीट नहीं करूंगा, सीधा बताऊंगा। और ये है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब अगर पढ़े लिखे हो, पढ़ना जानते हो अच्छे से, तो जरा देखिए, यहां पर फोटो आ रहा है। हाँ सर,
क्या यहाँ पर फोटो आ रहा है? सर इसका एग्जांपल हम नॉस्टॉक एनाबिना बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या यहाँ फोटो आ रहा है? लेकिन यहाँ पर अभी हम नॉस्टॉक एनाबिना मत लिख देना, क्योंकि नॉस्टॉक एनाबिना यूकैरियोटिक सेल होती है मेरे भाई अब्दुल्ला। नॉस्टॉक एनाबिना क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। एक सेकंड नॉस्टॉक एनाबिना भी मत लिख देना। क्यों सर? क्योंकि नॉस्टॉक एनाबिना जो होती है तो प्रोकैरियोटिक है, कौन होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और वो ब्लू ग्रीन एल्गी अभी आने वाली है। रुक एक सेकंड अब्दुल्ला। हाँ जी, फोटो आ रहा है। हाँ सर फोटो आ रहा है। फोटो मींस लाइट। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। क्या प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण हो रहा है? भाई क्या संश्लेषण करना चाहता है? हमको सीधी सी बात बता। सर भोजन बनाया, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाया, प्रकाश की उपस्थिति में अरे प्रकाश या ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बना दिया, अरे प्रकाश या ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बना दिया। यानी ये दोनों अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। बस फर्क इतना सा था, सर यहां निकली ऑक्सीजन, यहां नहीं निकली है, तो ये क्या कहलाएगी? नॉन ऑक्सीजनिक, और ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीजनिक। जिसमें ऑक्सीजन निकले ऑक्सीजनिक, जिसमें नहीं निकले नॉन ऑक्सीजनिक। अब आप ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पर जो सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण किया गया था वो ये वाला था। कौन सा? नॉन ऑक्सीजनिक। और ये करने का काम किसने किया था? आपके सबाना। सबाना इतनी देर से यही पूछ रही थी ना तुम बेटा। कौन? सल्फर बैक्टीरिया। नाम में देख, यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर रिलीज हो रहा है। उस हाइड्रोजन सल्फाइड को यूटिलाइज करके सल्फर रिलीज किया गया था। सल्फर बैक्टीरिया जो थे उन्होंने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया था इस पृथ्वी पर। ये थे आपके प्रथम स्वयपोषी, या मैं बोलूंगा प्रथम प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी। लेकिन इन्होंने क्या वातावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न करी? नहीं। क्या इन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न करी? नहीं। सर वर्णक क्या होता है बेटा? वर्णक पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। सारे नहीं, कुछ वर्णक, जैसे क्लोरोफिल, जैसे कैरोटिनॉइड्स, जैसे कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, फाइकोबिलेंस, फाइकोसाइनेंस। ठीक है जी। सो कहने वाली बात, समझने वाली बात क्या कि मेरे भाई यहां पर इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण हुआ था, यानी देख हमने अभी तक इसका निर्माण किया था। सर हमने प्रोकैरियोट्स का निर्माण किया। कौन से प्रोकैरियोट्स बनाने थे? स्वयपोषी बनाने थे। क्यों? क्योंकि अगर समुद्र में से पोषण लेते जाते तो पोषण खत्म हो जाता तो बाद में खुद भी खत्म हो जाते। तो कैसे जीव बनाने पड़ेंगे? सर ऐसी कोशिका बनानी पड़ेंगे जो स्वयपोषी हो। अब जो स्वयपोषी हमने बनाए वो कौन से बने? सर सबसे पहले रसायन स्वयपोषी बने, जैसे जो एक केमिकल को दूसरे केमिकल में जब कन्वर्ट कर रहे थे तो उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी, उसी को यूटिलाइज कर रहे थे भोजन बनाने के लिए, वो रसायन स्वयपोषी थे। फिर इसके बाद में उत्पत्ति हुई। सर किसकी उत्पत्ति हुई? सर इसके बाद में उत्पत्ति हुई थी किसकी? प्रकाश संश्लेषी की। लेकिन प्रकाश संश्लेषी जो यहां पर बने थे, कौन? जो प्रकाश संश्लेषी यहां पर बने थे, प्रकाश संश्लेषी प्रकाश स्वयपोषी जो यहां पर बने थे, वो कैसे थे? सर नॉन ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। सर उदाहरण मैंने तेरे को बता दिया, कौन? सल्फर बैक्टीरिया जो ये वाला प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे। कौन सा? ये वाला। अब आप मुझे बताइएगा, इतनी सी बात सुनने समझने के बाद मुझे बताइएगा यहां पर इसका एग्जांपल क्या हो गया? सर सल्फर बैक्टीरिया। यहां पर इसका एग्जांपल क्या हो गया मेरे भाई? सर इसका एग्जांपल हो गया हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, और भी होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कई सारे। अब आप जरा सोचिए, जितने भी बैक्टीरिया हैं, क्या ये श्वसन कौन सा कर रहे हैं यार? कौन सा श्वसन कर रहे थे? खाना बना दिया, ग्लूकोज यहां भी बन गया, ग्लूकोज यहां भी बन गया। इन्होंने केमिकल्स को यूटिलाइज करके भोजन बनाया, इन्होंने प्रकाश को यूटिलाइज करके भोजन बना दिया। भोजन इधर भी बन गया, भोजन इधर भी बन गया, यानी ये भी स्वयपोषी भोजन दोनों जगह बन गया। लेकिन गुरु, ये जो भोजन इनमें बन रहा था, ये जो ग्लूकोज इनमें बन रही थी, उस ग्लूकोज को जब तोड़ा जा रहा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं सर, बिना ऑक्सीजन के अवायवीय श्वसन कर रहे थे। और जब एक ग्लूकोज को अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन के बिना जब तोड़ा जाता है तो मात्र 2 एटीपी बनते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, अगर एक ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो 38 एटीपी बनते हैं। मैं आपसे सीधी सी बात पूछ रहा हूं, एक ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक ऑक्सीजन नहीं, कितनी होगी वो नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि कितनी ऑक्सीजन, हम ये बात कर रहे हैं अगर ऑक्सीजन नहीं है तो 2 एटीपी, अगर ऑक्सीजन है तो 38 एटीपी। हालांकि कितनी ऑक्सीजन होती है? 6 चक्कर चलते जब जाकर कितनी एटीपी बनती है? 38 एटीपी बनती है। आप मुझे बताइए, तुम्हें विकास कराना है, और कैसा विकास कराना है? प्रोग्रेसिव विकास कराना है। तुम्हें यूकैरियोटिक कोशिका लानी है, एक यूकैरियोटिक से फिर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक लानी, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लानी है। तो बता मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? एनर्जी ज्यादा चाहिए। राउडी गुजर, यस राउडी गुजर, सुनना बेटा गाना? हाँ, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यहां पर आ जाएगा मेरे भाई। सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ। हमें एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा करना है या कम रखना है? 2 एटीपी से काम चल जाएगा या ज्यादा एटीपी चाहिए? ज्यादा एटीपी चाहिए, और ज्यादा एटीपी चाहिए तो ऑक्सीजन लानी पड़ेगी, और ऑक्सीजन लानी पड़ेगी तो फाइनली एक ऐसे प्रोकैरियोट कोशिका उत्पन्न करनी पड़ेगी जो इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पन्न कर सके। यानी कैसा प्रकाश संश्लेषण लाना पड़ेगा? ये वाला प्रकाश संश्लेषण लाना पड़ेगा। और ये वाला प्रकाश संश्लेषण लाया गया था सबसे पहले अपने बग्गा साहब द्वारा। कौन बग्गा? कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नॉस्टॉक एनाबिना, ओलोसिरा, ऑसिलेटोरिया। ये कौन है? आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो क्या कर रही थी? ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया था, जिनको हम साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सेल वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा था। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेकर आए थे। हरित क्रांति नाम सुना है? हाँ सर। पौधों की, पादपों की उत्पादकता जब बढ़ाई गई थी तो उसको हम हरित क्रांति बोलते हैं। नील क्रांति नाम सुना है? मछली उत्पादन को जब हम बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नील क्रांति। श्वेत क्रांति नाम सुना है? हाँ सर। मिल्क यानी दुग्ध उत्पादकता जब बढ़ाते हैं तो उसको श्वेत क्रांति बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन क्रांति क्या होगी? जब ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर आई होगी तो ऑक्सीजन क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होएगा मेरे भाई? सर ऑक्सीजन क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ये नील हरित शैवाल, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर जीवों ने वायवीय श्वसन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन आ गई थी। अभी तक हमारी प्राचीन पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, अब आई थी क्या ऑक्सीजन, और वो लाने का काम किसने किया था? साइनो बैक्टीरिया ने किया था। अब साइनो बैक्टीरिया जब आए होंगे, ऑब्वियसली बात है प्रोकैरियोटिक कोशिका में चेंज आ रहा है बेटा। मैं ब्लैंक पेज कर देता हूं, सोच। हमने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी बनाई थी? परपोषी। समुद्र में से क्या लेती जा रही थी? न्यूट्रिशन। अगर इसी दर से लेती जाती तो समुद्र में क्या खत्म हो जाता? पोषण, खुद भी खत्म हो जाती। चेंज आया?
कैसी आ गई प्रोकैरियोटिक कोशिका? स्वयपोषी। लेकिन कौन सा स्वयपोषण दर्शा रही थी? रासायनिक स्वयपोषी। रसायनों को बदलकर अपनी ऊर्जा, रसायनों को बदल रही थी, वो बैक्टीरिया रसायनों को बदल रहे थे और अपनी पोषण पैदा कर रहे थे, अपना न्यूट्रिशन पैदा कर रहे थे, यानी रसायन स्वयपोषी। फिर कौन से आए? प्रकाश को यूज में लेकर क्या उत्पन्न किया? पोषण उत्पन्न किया, यानी प्रकाश संश्लेषण। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण हुआ उसमें ऑक्सीजन नहीं आई थी। फिर कौन से प्रोकैरियोट आए? वो प्रोकैरियोट जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया, लेकिन कौन सा किया? ऑक्सीजनिक। किसने किया? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या आ गई? ऑक्सीजन। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो और ब्लू ग्रीन एल्गी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, क्योंकि उसी ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण तुम जिंदा हो, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम क्या आई थी? ऑक्सीजन आई थी। अब आप मुझे बताइए उस ऑक्सीजन के आने के क्या फायदे होंगे? पहली बात, कौन सा श्वसन स्टार्ट हो जाएगा? सर वायवीय श्वसन स्टार्ट हो जाएगा। वायवीय श्वसन स्टार्ट हो जाएगा तो ज्यादा ऊर्जा बनेगी, ज्यादा ऊर्जा बनेगी तो ज्यादा से ज्यादा काम होंगे, ज्यादा से ज्यादा जटिलता, ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। पहली चीज। दूसरा, सोच पराबैंगनी किरणें अभी तक आ रही थी, हाँ सर आ रही थी। ऑक्सीजन जब आ जाएगी, कौन? ऑक्सीजन जब आ जाएगी और वो ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन टूटेगी, मान लिया ऑक्सीजन बन गई, ये टूटेगी भी, और अगर ये टूटेगी तो ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का अणु मिलकर क्या बनाता है? ओजोन का अणु बनाता है। तो भैया ओजोन के लिए क्या चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? चाहिए थी। नील हरित शैवाल ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी। तो मेरे भाई कुल मिलाकर उस नील हरित शैवाल की ऑक्सीजन क्रांति से ओजोन बन गई। ओजोन बन गई तो अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आ पाएंगी, अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आ पाएंगी। जरा सोच, दिमाग लगा, थोड़ा उत्परिवर्तन कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से उत्परिवर्तन होगा तो हो सकता है चीजें खत्म भी हो जाए, तो हमें उत्परिवर्तन की दर को बनाए तो रखना है, दूसरी चीजों से परिवर्तन करा लेंगे। लेकिन पराबैंगनी किरणें जो हैं वो चीजों को नष्ट भी तो कर सकती थी, तो उनको आने से बहुत हानिकारक किरणें, उनको आने से रोकना भी पड़ेगा, तो उसके लिए हमने ओजोन बना दी, तो ओजोन का निर्माण कर दिया। और जरा सोच, क्या रासायनिक विकास को बंद नहीं करना? हाँ जी सर, फिश की उत्पादकता बढ़ी है तो उसे नील क्रांति के बोला। बेटा फिश कहां पर मिलती है? पानी में। पानी का रंग कैसा होता है? आज ब्लू है। पानी 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 पानी। सर एटीपी की फुल फॉर्म बता दो, कौन था ये? सुयश कुमार, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ जी बेटा, एलियन हाइड्रोजन रिड्यूस करती जा रही थी ना, वो भी तो कम होती जाएगी जब वो कन्वर्ट करती जाएगी तो। हाँ जी, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, सोच समझ के मुझे बताइए। ओजोन बना दी, वायवीय श्वसन करा दिया, क्या इस समय रासायनिक विकास को बंद करके कार्बनिक विकास नहीं करना? सोचो, यूकैरियोटिक कोशिका लानी है। हाँ सर लानी है ना, तो जब एनवायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा तो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट को कम करना पड़ेगा, और रिड्यूसिंग किसमें है? सर रासायनिक विकास। तो ऑक्सीजन जब आ जाएगी तो रासायनिक विकास कम हो जाएगा। सर अल्ट्रावायलेट किरणें सन से आती है क्या? हाँ बेटा सन से आती है अल्ट्रावायलेट किरणें। फिजिक्स आई थिंक पढ़ते होंगे तुम लोग, कॉस्मिक गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये सारी किरणें कहीं ना कहीं आती है ना, सन से आती है ना। सोर्स ऑफ ऑल द किरण लाइट सन ही तो है। हाँ जी सर, नील हरित शैवाल पानी से निकला। हाँ ऐसे ऐसे निकल गया नील हरित शैवाल पानी से। ये सब कुछ कहां हो रहा है? पानी में हो रहा है। ऐसे नील हरित शैवाल पानी में ऐसे उछल कर ऐसे निकला पानी से। यार कहां पे, कौन से कोने में दुबका कर बैठे रहते हो ऐसे क्वेश्चंस को? सर ये ऑक्सीजन कहां से आया? देख बेटा, एक यार एक मिनट, दुबका पड़ा है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन हमारे जेब में था बेटा, ऑक्सीजन ये रहा, ये रही ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन। कैसी लगी ऑक्सीजन? मजा आया ऑक्सीजन में? इतनी देर से हम तुमको क्या पढ़ा रहे हैं मेरे भाई? ये तेरे को ये जो रिएक्शन जो दिखाई थी मैंने यहाँ पर, इस रिएक्शन में तेरे को यहाँ पर ये क्या दिखाई दिया था? क्या ये तेरे को गिलहरी दिखाई दी थी? सांप दिखाई दिया था? जुगनू दिखाई दिया था? तेरे को ये क्या दिखाई दिया था मेरे भाई? शाह जी प्लीज बता दो, एनिमेशन में बंदर लैपटॉप में क्यों घुस रहा है? उसको भूख लगी है, उसको ना अंदर केला मिल रहा है लैपटॉप में, वो लैपटॉप के अंदर घुस गया। और कुछ इगड़म तिगड़म कुछ दिमाग में कुछ आलतू फालतू क्वेश्चन आ रहे हो तो काफी है। चले आगे, चलो फाइनली बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी ने प्रकाश संश्लेषण जब किया तो इस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न करी। ठीक है, हाँ अगर तो ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन इस प्रकाश संश्लेषण में कहां से आती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये पूछ रहा था तो इसका आंसर ये है कि सर इस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से आती है? तो जलीय अपघटन जब होता है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अगर ये पूछ रहा था तो इसका आंसर ये है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। हाँ जी, रासायनिक विकास खत्म कर दिया हमने, क्योंकि अब कार्बनिक विकास कराना है। रिड्यूसिंग एनवायरमेंट को ऑक्सीडाइजिंग कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन उत्पन्न हो गई है। डन, क्लियर है। और ये मैं तुमको बता दी कि प्रेजेंट कंडीशन में रासायनिक प्रेजेंट कंडीशन में क्या नहीं हो सकता? सर जीवन उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेजेंट एनवायरमेंट कैसा? ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग नहीं है। डन। सो यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ऑक्सीजन क्रांति तक की बातें। हाँ जी, डन डन डन। फाइनली अब किसकी उत्पत्ति होगी बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चेंजेस आएंगे और चेंजेस आएंगे। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे, और किसका निर्माण होगा? केंद्रक आवरण का निर्माण होगा, कोशिकांग का निर्माण होगा। और यूकैरियोटिक कोशिका कैसी एकल कोशिका की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। ये अब डायरेक्टली चीजें याद रखनी है यहां पर। क्या आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाई? हाँ सर, सबसे पहले परपोषी, फिर स्वयपोषी। कौन सी? रसायन स्वयपोषी, फिर प्रकाश संश्लेषी, फिर प्रकाश संश्लेषी लेकिन ऑक्सीजन वाली। फिर उसके बाद फाइनली और चेंजेस आए, क्या आई? यूकैरियोटिक कोशिका। ये चेंजेस उत्परिवर्तन से आ रहे हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका आई पहले वो एकल कोशिकीय थी। अब आप मुझे आंसर बता दीजिए जल्दी से, सोच समझ फटाफट जल्दी से। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका जो एकल कोशिकीय आई है मेरे भाई, ये कौन से जगत से बिलोंग करती है? फटाफट मुझे बताइए। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका जो यहां पर आई है, ये कौन से जगत से बिलोंग करती है? विक्रम सिंह कह रहे सर नीट का क्वेश्चन कराओ। वेल डन, बहुत बढ़िया सुनील शर्मा, राबिया, वेरी गुड बेटा। हाँ भैया, आप मुझे बताइए अभी तक आपने प्रोकैरियोट्स बनाए थे, प्रोकैरियोट्स कौन से जगत में आते हैं? सर मोनेरा जगत में, इतना तो पता है ना विक्रम सिंह। हेलो ए विक्रमवा, अरे हमको ये बताओ, यहां तक कौन सा जगत बना दिया था तुमने? मोनेरा जगत बना दिया था ना। अब यहां से यहां कौन सा जगत बनाएगा? प्रोटिस्टा जगत। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोट्स आते कौन से? एकल कोशिकीय है। डन। तो अब किसकी उत्पत्ति होगी इस पृथ्वी पर? प्रोटिस्टा जगत की होगी। डन। ये था हमारा जैविक विकास। अब इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? कार्बनिक विकास। लेकिन उससे पहले एक बिंदु और, सबसे पहली यूकैरियोटिक कोशिका कितने साल पहले आई? 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व। अब यहां पर तूने 5 बिंदु लिखे थे, उन्हीं 5 बिंदुओं में अब एक बिंदु और लिखना पड़ेगा। कहां गए? हाँ ये 5 बिंदु लिख दिए थे, अभी नहीं 5 बिंदुओं में नीचे छठा बिंदु यहां पर लिख दे।
करोड़ करोड़, ये हो गए 5 और ये छठा बिंदु। प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 बिलियन वर्ष पूर्व, यूकैरियोटिक कोशिका कितना 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व। अब विक्रम सिंह ने बोला सर नीट का क्वेश्चन करा दो। विक्रम सिंह बोले सर नीट का क्वेश्चन करा दो। कोई आंसर नहीं देगा, विक्रम सिंह आंसर देगा। बता विक्रम सिंह, नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। बता विक्रम सिंह, प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका से सर्वप्रथम यूकैरियोटिक कोशिका आने में कितने वर्ष लगे? बता विक्रम सिंह जल्दी से। डीडी आकांक्षा सिंह, आज आप इसको बार फिर से रिपीट करोगे। बताओ, प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका आने में कितने वर्ष लगे? विक्रम सिंह, वेयर आर यू? विक्रम सिंह कहां गए? किधर हो विक्रम सिंह तुम? विक्रम सिंह गायब हो गए। नीट का क्वेश्चन बोले नीट का क्वेश्चन करा दो और गायब हो गए। भाई कितने साल लगे? देखने से पता लग रहा है 0.5 बिलियन वर्ष पूर्व। क्या इस 0.5 बिलियन वर्ष पूर्व को क्या मैं 500 मिलियन बोलूंगा या 50 मिलियन बोलूंगा? बता विक्रम सिंह, क्योंकि ऑप्शन में तेरे नीट में मिलियन में पूछा गया था। बता विक्रम सिंह, बता जल्दी से, क्योंकि तेरे ऑप्शन में नीट के क्वेश्चन में बिलियन में नहीं पूछा था, मिलियन में पूछा था। आंसर बता क्या होगा? मंजीत कुमार बोले 50 मिलियन, एलियन बोला 500 मिलियन, आंसू बोला 500 मिलियन। विक्रम सिंह तो भाग गए। वेयर इज विक्रम सिंह? विक्रम सिंह आंसर। हाँ भैया 0.5 बिलियन वर्ष पूर्व निकाल सकते हैं ना, 0.5 बिलियन वर्ष पूर्व सभी ने निकाल लिया होगा ना, सभी को पता है ना मिलियन बिलियन का फंडा। कोई ऐसा तो नहीं जिसको मिलियन बिलियन नहीं पता। 0.5 बिलियन नहीं पता, 0.5 बिलियन, 0.5 इंटू 10 की घात 9, पॉइंट हटाया नीचे 10, ऊपर हटाया 5 इंटू 10 की घात 8, 50 इंटू 10 की घात 7, 50 इंटू 10 की घात 7 या 500 इंटू 10 की घात 6। चलो ऐसे कर देते हैं, 50 नहीं 500 इंटू 10 की घात 6, 10 की घात 6 जो होता है उसको हम बोलते हैं 1 मिलियन। तो आंसर क्या होगा? 500 मिलियन। आंसर क्या होगा? 500 मिलियन। और 500 मिलियन को हम करोड़ में बोलेंगे तो कितना होगा? 0.5 बिलियन को अगर करोड़ में बोलना है, 0.5 बिलियन को मिलियन में लिख दिया, करोड़ में लिखना है तो क्या बोलेंगे सर? 5 इंटू 10 की घात 8 है, 50 इंटू 10 की घात 7, 50 इंटू 10 की घात 7 क्या होता है? करोड़। तो क्या हो गया? 50 करोड़। ले मेरे भाई, तेरे को करोड़ में निकालना है, तेरे को मिलियन में निकालना है, तेरे को बिलियन में निकालना है, तीनों में निकाल सकता है। ये रहा तेरा आंसर विक्रम सिंह। क्वेश्चन आया था ये नीट का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। डन। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया था सर। ये 2017 में भी आया था, ठीक है, जिसमें भी आया था 2022 में भी था। ले मेरे भाई यही वाली चीज यहां पर मैंने बताई हुई है। 500 मिलियन विक्रम सिंह, 500 मिलियन विक्रम सिंह फरार हो गए क्लास से बोल के। चलो जी, अब इसके बाद क्या आएगा? कार्बनिक विकास। कार्बनिक विकास में हम क्या करते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका एकल कोशिका से यूकैरियोटिक बहुकोशिका बनाते हैं। प्रोटिस्टा जगत से क्या लेकर आएंगे? कवक जगत, जंतु जगत, पादप जगत, इनका निर्माण करेंगे। वो कार्बनिक विकास। क्या ये पढ़ेंगे? नहीं। क्यों सर? क्योंकि हमारे कोर्स में कार्बनिक विकास नहीं बताया, मतलब कार्बनिक विकास का मीनिंग बता दिया। कार्बनिक विकास क्या होता है? यूकैरियोटिक जो एकल कोशिकीय थे उनसे यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय आए होंगे। तो कैसे पता? हमें इसके क्या चाहिए सर? हमें तो सर प्रमाण चाहिए। ऐसे हम बात नहीं मानेंगे सर, हम नहीं बात मानेंगे सर। हमें प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। किस चीज का सर? हमें कार्बनिक विकास का प्रमाण चाहिए। सर आप कैसे कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक एकल कोशिका से यूकैरियोटिक बहुकोशिकाएं हैं? आप कैसे कह सकते हैं? हमें चाहिए प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ। क्या चाहिए हमें? प्रमाण चाहिए। तो आप मुझे बताइए इस चैप्टर के टोटल कितने भाग थे? सर इस चैप्टर के टोटल थे 4 भाग, जिसमें दूसरा भाग क्या लिखा हुआ है? कार्बनिक विकास के प्रमाण। क्या थे? कार्बनिक विकास के प्रमाण। सर हमने पहला भाग कंप्लीट कर दिया? नहीं, एक चीज बाकी है अभी, बस एक चीज, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे, कल नहीं सॉरी परसों से हम स्टार्ट करेंगे, कल संडे, परसों से हम स्टार्ट करेंगे दूसरा भाग इस चैप्टर का। क्या? कार्बनिक विकास के प्रमाण। 2 लेक्चर में खत्म करेंगे कार्बनिक विकास के प्रमाण, 2 लेक्चर में खत्म करेंगे कार्बनिक विकास के सिद्धांत, 1 लेक्चर में खत्म करेंगे आपका मानव विकास। यानी कुल मिलाकर आपके 5 लेक्चर और, यानी 3 आज हो गए, 5 और चैप्टर आपका विकास बड़ा सारा खत्म करेंगे टोटल 5 लेक्चर में। और डन। अरे कहां जा रहे हो बे? टाइम थोड़ी ना हुआ, अभी एक चीज बाकी है सर। क्या रह गया? एक चीज रह गई। कौन? ये कौन? सर ये अरे रासायनिक विकास के प्रमाण भी तो चाहिए जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। रासायनिक विकास के प्रमाण किसने दिए? इन्होंने दिए। किसने? ये है हेरोल्ड यूरे और ये है स्टेनले मिलर। इन्होंने 1953 में, कब? 1953 में, 1953 में रासायनिक विकास के क्या दिए थे? प्रमाण दिए थे। क्या बोला बेटा मैंने? रासायनिक विकास के प्रमाण देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? हेरोल्ड यूरे, स्टेनले मिलर। याद रखना ये थे कौन भैया? हमारे गाइड। और ये थे स्टूडेंट, ये थे मेंटर, ये थे उनके शिष्य, ये थे टीचर, ये उनके थे विद्यार्थी। ऐसे पढ़ ले। तो कुल मिलाकर ये एक स्टूडेंट जो इनके गाइडेंस में एक एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट का हल्का सा एनिमेशन मेरे पास है। तो पूछ रहा था नहीं उसमें लैपटॉप में क्यों घुस रहा है? बंदर नहीं है, बंदर से देखिए, बंदर नहीं है बेटा, ये कपी थे, है ना? बंदर नहीं ऐसा लग रहा है जैसे बंदर नहीं है, कपी थे, कुछ नहीं है इनमें, ठीक है? मनुष्य आए और मनुष्य ऐसे करते विकास करते इसमें आकर काम करने लगे, लैपटॉप में घुसे पड़े हैं, काम कर रहे हैं पूरा दिन। चलो जी आइए, सो हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? इनकी पास हल्का सा एनिमेशन है ये वाला। आ रहा है समझ में? ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो पढ़ते हैं। ये थे आपके स्टेनले मिलर और हेरोल्ड यूरे, जिसमें से मेन काम इन्होंने किया था, क्योंकि आपकी बुक में भी लिखा होगा कौन मेन कौन थे। ये थे, ये तो इनकी गाइडेंस में काम करते, मेन काम तो इन्होंने किया। क्या सर 1953 में? देख ध्यान से सुनो। 1953 में इन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या लिया? फ्लास्क लिया मेरे भाई। इधर देखना मेरे भाई, ये फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर पानी लिया। मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, क्या लिया? पानी लिया, जल लिया, और यहां पर क्या ली? 3 चीजें, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन।
मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, इसी ऑर्डर में याद रख लेना। और अगर ये ऑर्डर याद ना रहे तो ये याद रखना 2 1 2, इस अनुपात में ये लिया गया था। जैसे 2 अणु ले लिए किसके, मान ले मीथेन के, तो एक लिया अमोनिया का, 2 लिया हाइड्रोजन के। ठीक है, ये अनुपात मत भूलना मेरे प्रभु, मेरे भाई, मेरे बंधु, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा। किस रेशो में लिए थे बेटा, याद रखना 2:1:2। और अगर ये रेशो याद ना रहे तो सिर्फ ये याद रखना नंबर 1 एन से नंबर 1, बाकी दोनों चीजें अपने आप 2 हो जाएंगी। सिर्फ एक चीज याद रख लेना, अगर रेशो याद ना रहे तो 3 चीजें याद रखनी, कौन, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ना ऐसे घुमाकर पूछ लेता था, क्या तुमने तो याद किया 2 1 2, क्या 2 1 2, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन में से कौन 2 1 2 पोजीशन क्या थी, ऐसे घुमाकर पूछ लेता था। बताओ बताओ अमोनिया मीथेन और हाइड्रोजन का क्या अनुपात था। मैक्सिमम बच्चे क्या टिक लगाएंगे 2 1 2, क्यों, क्योंकि रट रखा था 2 1 2। क्वेश्चन पूछने वाले ने उल्टा कर दिया, इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया, सोच आंसर गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना आंसर। तो याद रखना, याद करने का सिंपल सा तरीका, इन 3 चीजों को याद रखना और नंबर 1 पोजीशन, यानी नंबर 1 में एन कौन, नंबर और 1 पोजीशन यानी एक अणु, यानी अमोनिया का एक अणु, बाकी दोनों 2 अणु। सर 2020 में आया था क्वेश्चन, देख ले भाई। तो कुल मिलाकर ये इन्होंने लिया, हाँ सर ये लिया, यहां पर डाल दिया, हाँ सर यहां पर डाल दिया। अब जरा सोचिए, डाल दिया, हाँ सर यहां पर डाल दिया। मुझे कौन सा बालक बताएगा, सर अभी टाइम है, मेरे को पता है मेरे भाई, अभी टाइम है, अभी है 20 मिनट है, 20-25 मिनट है, 20 मिनट है, जल्दी से मुझे बताएगा कौन सा बालक मुझे बताएगा, ये कौन थी इस पृथ्वी पर, क्या ये एक अणु है, इस प्राचीन पृथ्वी पर अणु था, क्या इस प्राचीन पृथ्वी पर ये एक मॉलिक्यूल था, हाँ सर ये कौन थी, जरा सोचिए, ये अमोनिया इस पृथ्वी पर कौन थी, दिमाग लगा, क्या ये सर्वप्रथम, दिमाग, क्या ये सर्वप्रथम बनने वाला अकार्बनिक यौगिक था, जल भी था और ये भी था ना, हाँ सर ये कार्बनिक, सॉरी अकार्बनिक यौगिक था, अकार्बनिक यौगिक था कि नहीं था, हाँ सर भाई तुमने नहीं बनाया था, याद कर, कल तो बनाया था, जल बनाया था और ये बनाया था ना, हाँ सर। और ये कौन था, याद कर, इस पृथ्वी पर बनने वाला सबसे पहला कौन था सर, कार्बनिक यौगिक नहीं था, हाँ सर कार्बनिक यौगिक था। तो मिलर ने वो चीजें ले ली जो ओपेरिन और हेल्डेन ने बताई थी। सोचो ओपेरिन हेल्डेन ने नहीं बताया था, दिमाग लगा मेरे भाई, सोच ओपेरिन हेल्डेन ने, चल भाई चल, ओपेरिन और हेल्डेन ने यही चीजें तो बताई थी, सोच ओपेरिन और हेल्डेन ने, ओपेरिन और हेल्डेन ने, ओपेरिन और हेल्डेन ने यही चीजें तो बताई थी, क्या कि भैया देखो, क्या प्राचीन समुद्रों में देखो अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन साइनाइड था, कार्बाइड नाइट्राइड ये था ना, हाँ सर, और ये आपस में रिएक्ट कर रहे थे, हाँ सर कर रहे थे, रिएक्ट करने के लिए एनर्जी मिल रही थी, यहां से मिल रही थी। अब मिलर ने कहा भैया एनर्जी कहां से दूं, चलो ये चीजें ओपेरिन हेल्डेन वाली यहां डाल दी, जल डाल दिया है ना, ये सब कुछ काम कहां हो रहा है सर, जल के अंदर, हाँ सर। अब क्या करें सर, लगा दी इलेक्ट्रोड लगा दी। अब किसकी इलेक्ट्रोड लगाई, टंगस्टन की, याद रखना किसकी, टंगस्टन की, क्या लगा दी थी, इलेक्ट्रोड लगा दी थी, और करंट पास किया, इतना ज्यादा करंट पास किया कि टेंपरेचर यहां पर कितना, 800 डिग्री सेल्सियस। मेरे भाई भूल मत जाना, कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, 600 ऑप्शन में लिखा होगा, 600 नहीं 800। सर CH4 होएगा या CH3 होएगा, हा हा हा, कपिल शर्मा शो में आएगा है हमेशा मजाक, हाँ CH4 होएगा CH3 होएगा, हाँ भाई 800 डिग्री तापमान, 800 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर यहां पर दिया, इतना हाई टेंपरेचर यहां पर दिया। अब आप मुझे बताइए क्या वो प्राचीन पृथ्वी वाली कंडीशंस यहां पर नहीं आती, पैदा नहीं होगी। सोच टेंपरेचर हाई हो गया, सोच जल मिल गया, सोच अणु भी है, कार्बनिक पदार्थ भी है, कार्बनिक पदार्थ ये सब कुछ रिएक्ट करेगा, और 18 दिन बाद, कितने दिन बाद, 18 दिन बाद मिलर को क्या मिला था, ध्यान से सुनना, 18 दिन बाद मिलर को एक लाल, बोलते हैं चेरी रेड, कैसा चेरी रेड, चेरी खाइए, चेरी बिल्कुल गाढ़ा लाल द्रव्य मिला था। और उस लाल द्रव्य का जब निरीक्षण किया गया, इस फ्लास्क में लाल द्रव्य का जब निरीक्षण किया गया, तो वो लाल द्रव्य में क्या क्या चीजें मिली सर, अमीनो एसिड मिले, क्या मिले, अमीनो एसिड। 18 दिन बाद ये आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, ये आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, जल ये सब आपस में हाई टेंपरेचर पर रिएक्शन कर रहे हैं। 18 दिन बाद इस घोल में पता है क्या मिला, अमीनो एसिड मिला, कौन सा, ग्लाइसिन, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, ये मिले थे क्या अमीनो एसिड। और क्या मिला था सर, कार्बनिक अम्ल, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड मिले थे सर, कौन से ऑर्गेनिक एसिड मिले, लैक्टिक एसिड मिला, ऑक्सैलिक एसिड मिला, एसिटिक एसिड मिला, सक्सेनिक एसिड मिला, एसिड लिखे तो लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड और सक्सेनिक एसिड, ये सारे एसिड्स मिले। और क्या मिला सर, पेंटोज, हेक्सोज, शर्करा मिली थी। अब ये सारी चीजें आपकी बेटा एनसीईआरटी में नहीं लिखी गई हैं, लेकिन आपने याद करनी है। काबिल बनो, तोता नहीं बनना, आपने काबिल बनना है, तोता नहीं बनना कि रट लूं और नीट में सिलेक्शन हो जाए। ये सारी चीजें मिली थी किसको, मिलर को, पेंटोज, हेक्सोज, शर्करा। अच्छा एल्डिहाइड कीटोन भी मिले थे, क्या मिले थे मेरे भाई, एल्डिहाइड कीटोन्स भी मिले थे, एल्डिहाइड्स भी मिले थे, कीटोन समूह भी मिला था, ये सब चीजें उनको मिली थी किसको, मिलर को। अब आप मुझे बताइए क्या लिया उन्होंने, अणु, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, वाटर, हाई टेंपरेचर, यही की यही चीज ओपेरिन हेल्डेन ने अपने उसमें बताई कि ये सारी चीजें पानी में एनर्जी का सोर्स मिला। क्या बना था, जरा दिमाग लगा, ये बना था सरल कार्बनिक पदार्थ, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, पेंटोज, हेक्सोज, शर्करा, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें बनी थी। यही सारी चीजें वास्तव में मिली किसको, मिलर को मिली, यानी ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ था किसका, रासायनिक विकास का। चल लेकिन हमारी एनसीईआरटी में बीच में हाइड्रोजन दे रखा है, बेटा आप बीच में हाइड्रोजन कर लो, ये लो मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया। अब आप इसका रेशो क्या लिखोगे, 2:1 लिखोगे, बस इतना सा फर्क था। हाँ फॉर्मिक एसिड भी मिला था। हाँ भैया सर आज के नोट्स में कैसे लिखेंगे, तो छोड़ दे, तू लिखने का काम छोड़ दे, तू दूसरों पर छोड़ दे, तू बस समझ ले यार, तू टेंशन ही मत ले लिखने की, कसम से तुमने बहुत ज्यादा टेंशन ले रखी लिखने की है ना। सर कैसे लिखेंगे, सर कैसे लिखेंगे, आज जो आपने पढ़ाया है सर कैसे लिखेंगे, बेटा पता है कैसे लिखेंगे, देख मैं तेरे को बताता हूं कैसे लिखेंगे। देख मेरे भाई ए ऐसे लिखना, देख मैं तेरे को बताता हूं कैसे लिखेंगे, रुक जा, देख मैं तेरे को बता रहा हूं, एक सेकंड, एक मिनट डाउनलोड होने दे, फिर मैं तेरे को बताता हूं कैसे लिखेंगे। हाँ जी हाँ जी,
डाउनलोड हो जा, अभी बता रहा हूं कैसे लिखेंगे, एक सेकंड हो जा। सर आप तो ये बता दो बॉटनी के चैप्टर कब स्टार्ट होंगे। हुमायरा इकरार पिछला चैप्टर जो था वो किसका था हुमायरा? जेनेटिक्स तुमने पढ़ी थी, पता है तुमको किसके अंतर्गत आती है? पता है हुमायरा? देखो विक्रम सिंह ने बोला नीट के क्वेश्चन कराओ, एक क्वेश्चन करा दिया, बीच में और भी क्वेश्चन आ गए थे, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो तुमको पता लगेगा। हुमायरा ने बोला आप तो ये सब छोड़ा, तो ये बताओ बॉटनी कब स्टार्ट करोगे? तुमको पता है हुमायरा पिछला चैप्टर जो था वो जूलॉजी का था, किसका था? जेनेटिक्स पता है किसके अंतर्गत आती है? लेक्चर तुमने सारे लिए, जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना जेनेटिक्स का, पहले बता दिया था जेनेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ बॉटनी एंड दिस चैप्टर इज ए पार्ट ऑफ जूलॉजी। हाँ भैया, जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि सर नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मेरे भाई, आएंगे मेरे भाई, क्या तूने नोट्स बनाना स्टार्ट किया? यहां से ये देख, सबसे पहले हेडिंग ऐसे डालेगा, ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, बिग बैंग थ्योरी, विशिष्ट शक्ति का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत, ये तेरे नोट्स हैं, ये तेरे नोट्स हैं, ये रासायनिक विकास, ये प्रोटोबायोन्ट, प्रोटोसेल, ईओबायोन्ट, फिर उसके बाद प्रोकैरियोट, फिर ये प्रोकैरियोट बना दिया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन क्रांति करा दी, फिर उसके बाद यूकैरियोट बनाएगा, फिर ये रासायनिक विकास के हेरोल्ड यूरे का एक्सपेरिमेंट ये रहा। ये नोट्स ही तो, और कौन सा नोट्स चाहिए हमको? बताओ तुम यार, तुमको किस तरीके का नोट्स चाहिए बताओ तुम? क्लास लिया करो, फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि नोट्स तुमको इनको टीपने तुमको ऐसी भाषा समझ में आती है, टीप ले, यहां से टीप लियो, यहां से पूरा टीप लियो, यहां से या तो लिखा हुआ है ना, यहां से पूरा टीप लियो, ठीक है? ऐसी भाषा में तुमको समझ में आता है ना, ठीक है? ये नोट्स ऐसे बनेंगे नोट्स। ये हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ है। सर क्या कंप्लीट हुआ है? सर ये हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ है ये वाला पार्ट। कौन सा? ये वाला पार्ट। कौन सा? ये वाला पार्ट, जीवन की उत्पत्ति, पहला भाग, पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। 3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में ये वाला करेंगे, 2 लेक्चर में ये करेंगे, 1 लेक्चर में ये करेंगे, एक ऊपर नीचे और लेक्चर हो सकता है, डिपेंड करेगा वो किसी भी कंडीशन में, हो सकता है पहले खत्म करके, हो सकता है 1 लेक्चर और एक्स्ट्रा, इनको मिलाकर 5 से 6 लेक्चर और चैप्टर कंप्लीट। डन? ओके जी अर्पिता, वेरी गुड। हाँ जी, कल टेस्ट है और कल टेस्ट में 8 चैप्टर आ रहे हैं, ईमानदारी से करना, अच्छे से करना, ठीक है? अच्छे से मेहनत करके करना, ठीक है? बिल्कुल भी गलती मत करना, सोच समझ कर क्वेश्चंस करना, पढ़ाई करिए आपने, और उसको बस वो सारी चीजों को निचोड़ कर आपने टेस्ट देना है कल का, क्योंकि कल पार्ट टेस्ट नहीं है, अभी तक जो पढ़ाया सारा था इस चैप्टर को छोड़कर, तो अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है? चलो जी, मिलते हैं। अब अपन कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे, पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे, कार्बनिक विकास के प्रमाण देखेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय। और संदीप, हमने टाइम पर नहीं किया था दोस्त, पढ़ाई कराइए, ठीक है? चलो बाय बाय।